आई होप आप लोगों ने जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार देख लिया होगा और चीज़ें थोड़ी बहुत आप लोगों को क्लियर भी हुई होंगी। तो अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट वाले चैप्टर में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा आपको पता है अभी हम एरर और करेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स, हमारे कंपनसेटिंग एरर क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव एरर क्या होते हैं, इनके बारे में हमने जाना। तो हमने देखा कि जो कंपनसेटिंग एरर होते हैं वो टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, कंपनसेट हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये साइट पर कब आए। तो अगर ये भी नहीं पता चलेगा तो इनका करेक्शन लगाना तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। अब क्यूमुलेटिव एरर वो एरर थे कि जैसे जैसे हम मैम कोई मेजरमेंट लेते जाएंगे वैसे वैसे वो एरर बढ़ता जाएगा। और इनकी दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि जिस डायरेक्शन में आप सर्वे का काम कर रहे हो उस डायरेक्शन में ये बढ़ते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, नेक्स्ट एरर पिछले में ऐड होता जा रहा है ना। तो वो क्या है, हमारा क्यूमुलेटिव एरर है। अच्छा ठीक है, तो अभी हम क्यूमुलेटिव एरर में देख रहे थे कि कब हमारा एरर और करेक्शन पॉजिटिव होगा, उसके बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। अब पुराने वाले टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। हाँ, पुराने वाले टॉपिक में अभी तक कोई डाउट है, किसी को कुछ नहीं समझ आया हो तो पूछ लीजिए। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि ज़्यादातर अगर आप कोशिश करना कि आप ना लाइव क्लासेस देखा करिए। लाइव क्लासेस में मतलब इंटरेक्शन तो अच्छा रहता है, डाउट जो सेम टाइम पे आएगा वो पूछ सकते हो, लेकिन मतलब जिसके पास टाइम मैनेज हो सकता है वो, है ना। और दूसरी बात जो आप बोलते रहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, आपके पास टाइम कहाँ जाता है मुझे ये समझ में नहीं आता है। इतने लोग कहते हैं मैम टाइम नहीं है, ये कब करें। अब बताओ, टाइम पढ़ने के लिए नहीं है आपके पास तो फिर किस चीज़ में टाइम जा रहा है आपका? हाँ, सच सच बताना ज़रा आप लोग। अगर टाइम पढ़ने का नहीं है आपके पास तो किस चीज़ में आपका आधे से ज़्यादा टाइम जा रहा है? हाँ, क्लियर है? चलिए अच्छा है। तो हम लोग एरर एंड करेक्शन को कंटिन्यू करेंगे, फिर देखेंगे लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट क्या होता है और चेनिंग में ऑब्स्ट्रक्शन क्या है और आपका टेपिंग में ऑब्स्ट्रक्शन क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। हाइपोटेन्यूजल अलायंस का सिंपल मतलब देखो मनोज क्या है, सिंपल मतलब समझा रही हूँ। देखो मान लीजिए ये ए पॉइंट है और सामने बी पॉइंट है, तो मैम बिल्कुल सीधा चल कर गई तो ये हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट हो गया, मैम ए बी हो गया। लेकिन मैम अगर ये ग्राउंड सीधा ना होकर ना ऐसे करके स्लोप होता तो आप इसमें ऐसे करके जाते, पर जब आप स्लोप के अलोंग इतना ही डिस्टेंस चलोगे तो हॉरिजॉन्टल जब आप चले तो मैम स्लोप के अलोंग वो लेंथ अलग आई होगी और सीधा वो जो लेंथ है वो अलग आई होगी, है कि नहीं मैम। जब आप एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, आप यहाँ से सीधा चल रहे हो और यहाँ से सीधा चल रहे हो, तो मैम ये वाला डिस्टेंस आपने अगर डी कवर किया है तो स्लोप के अलोंग ये डिस्टेंस पहले ही कवर हो गया होगा। तो ये जो बाकी का जो आगे मैम स्लोप के अलोंग एक्स्ट्रा डिस्टेंस बच रहा है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूजल अलायंस। मतलब कि स्लोप के अलोंग मैं कितना एक्स्ट्रा चलूं, मैं जान के चलना चाहती हूँ स्लोप के अलोंग मेरे को कितना एक्स्ट्रा जाना है कि अगर मैं वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो उतना ही डिस्टेंस आए जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो एक्स्ट्रा वाला दिख रहा है ना, ये वाली चीज, इसको बोला है हमने हाइपोटेन्यूजल अलायंस, ये जो एक्स्ट्रा वाली चीज है। तो मतलब जब मैं एरो को लगाऊंगी तो मैम यहाँ पर लगाऊंगी एरो को, कुछ डिस्टेंस आगे लगाऊंगी, डी तो पहले ही कवर हो गया था पर जितना डिस्टेंस आगे लगाया उसको, क्योंकि हाइपोटेन्यूज में था तो इसका नाम हाइपोटेन्यूजल पड़ गया। अलायंस मतलब कुछ एक्स्ट्रा था तो हाइपोटेन्यूजल अलायंस उसको हम बोलते हैं, है ना। क्योंकि हर शुक्ला कंपनसेटिंग एरर वो एरर होते हैं जिनका सर्वे करते टाइम पता ही नहीं चलता। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक बंदे ने क्या किया है कि जो एरो को है वो उस वहां पर लगाया है जहाँ एरो को लगाने के लिए चेन में ग्रूव बना होता है, लेकिन दूसरे ने क्या किया उसके हैंडल के बीच में एरो को लगा दिया। अब क्या हुआ, ये तो मैं आपको बता रही हूँ ऐसा हुआ, मैंने सोचो आप में से 6 लोगों को भेज दिया कि जाओ ये डिस्टेंस मेजर करके आओ, तो आप मस्ती कर रहे हो, आप अपना एंजॉय करते करते मेजर कर रहे हो, आप इतना ध्यान दे ही नहीं रहे। तो किसी ने डिस्टेंस कम मेजर किया, किसी ने ज्यादा, मुझे नहीं पता ज्यादा कम, मुझे तो आप फाइनल बता दोगे मैम ये 110 मीटर डिस्टेंस था। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कंपनसेटिंग एरर साइट में आ भी जाएगा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि एरर आया। तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि इसने सर्वे वर्क को अफेक्ट नहीं किया, हम इसको करेक्ट ही नहीं कर सकते, इसको करेक्शन लगाने के फॉर्मूला ही नहीं है। मतलब अगर हमने ध्यान से काम नहीं किया, कोई भी गलती हो सकती है, उस वजह से जो एरर आया वो हमारा कंपनसेटिंग था। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि कंपनसेटिंग एरर क्या हो सकता है, ठीक है। ब्लॉक वाली बात पे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर 6 बजे क्लास हुई थी, मैं आपको ये समझा देती हूँ, ऐप में कुछ टेक्निकल इशू रहते हैं।
अब हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों की वजह से इतना ज़्यादा दिमाग में परेशानी नहीं लानी है। तो मैं आपको बता रही हूँ, हमारी डेली क्लास होगी 6 बजे। आपको अपने वीकली स्केड्यूल में जाना है, या फिर जो आपको अशोका बैच ए दिखता होगा उसमें आपको सर्वेइंग सब्जेक्ट नज़र आता होगा, वहाँ पर सर्वेइंग दिखता है सबको, वहाँ पर सर्वेइंग नज़र आता है, बताओ। तो आपको वहाँ पर सर्वेइंग पे क्लिक करना है और अपकमिंग क्लासेस या सर्वेइंग की क्लासेस में दिख जाएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा मतलब मेहनत करके उसको देख लिया करो। पर मैं आपको बोल रही हूँ कि रेगुलर क्लासेस होंगी तो 6 बजे भी होंगी और 8 बजे भी होंगी, ठीक है। वो ऐप के इशू की वजह से आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना कीजिए। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग एरर और करेक्शन कब हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, हम इसके बारे में हमने अप्रॉक्सीमेटली सारी चीज़ जो है वो समझ ली थी। तो हमने क्या देखा था कि मैम अगर ग्राउंड का जो डिस्टेंस है, मान लो ये वाला जो डिस्टेंस मैं शो कर रही हूँ ये क्या है, ग्राउंड का। ग्राउंड पर आप डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो 2 पॉइंट्स के बीच में, जो कि है 30 मीटर। 30 मीटर कैसे पता है मैम? 30 मीटर मैम आपने पहले से अपनी कॉपी में या कहीं पर मेजर करके आए हुए हैं। अब हमने 2 केसेस पढ़े थे, जल्दी से बस रिवाइज करवा रही हूँ। पहला केस था कि आप एक ऐसी टेप लेकर गए जिसकी लेंथ ऑलरेडी बड़ी हुई है, जो क्या है मैम, एक्सपेंडेड है। अगर टेप की लेंथ एक्सपेंड हो जाती है तो मतलब उसने 0 यहाँ रखा और उसके अकॉर्डिंग 30 यहाँ आ रहा था। उसने इस 30 मीटर को जो बताया होगा यहाँ से यहाँ तक बताया होगा, जो कि 30 से कम है। तो मैम इस केस में मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन एक्चुअल वैल्यू। अगर मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम है तो करेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। वहीं मैम आपने जो दूसरा केस बताया, अगर टेप श्रिंक हो गई होती, अभी पढ़ाया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, तो 0 यहाँ पर आ गया और टेप श्रिंक हो गई है मैम। इसमें तो 30 मीटर यहाँ तक इसने बता दिया, तो 0 से 30 इस श्रिंक हुई टेप ने यहाँ तक बता दिया। मतलब मुझे आगे का खाली इतना डिस्टेंस भी तो बताना है कितना है। तो फिर से मैंने एक बार टेप को ग्राउंड पे रखा और ये वाला डिस्टेंस मेजर किया, तो इसने मुझे जो मेजर्ड वैल्यू इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बताई, साफ नजर आ रही है वो 30 से कहीं ज्यादा बताई। तो मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है। हमेशा हमें मेजर से एक्चुअल तक जाना है। तो मेजर से एक्चुअल तक जाने के लिए जो करेक्शन होगी मैम, इसमें क्या होगी, ज्यादा से कम में आना है तो करेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव। और मैं आपको बता रही थी अगर करेक्शन नेगेटिव होता है तो हम क्या बोलेंगे, जो एरर है उसका साइन क्या होगा, इसका ऑपोजिट। तो यहाँ पर अगर करेक्शन पॉजिटिव है तो एरर क्या होगा मैम, नेगेटिव। तो अभी हमने पिछली क्लास में बस इतनी ही चीज़ें सीखी थी। अब हम एक एक करके सभी करेक्शन के बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है, ये ऑलरेडी हो गया, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। पहली करेक्शन है, हेडिंग डाल सकते हो। तो ये वाली करेक्शन है फॉर चेन और टेप। मतलब मैं चेन और टेप दोनों में ये करेक्शन लगा सकती हूँ। अनन्या पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पिछले टॉपिक से लिंक है अभी वाली क्लास, तो वो देखिए और फिर आप लाइव क्लास के साथ आ जाइए, ठीक है। अब देखो करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कब लगा रहे हैं, ये तब लगा रहे हैं जब हमारा चेन और टेप या तो श्रिंक हुआ हो सकता है, या हो सकता है कि वो एक्सपैंड हो जाए, या फिर हो सकता है वो एक्सपैंड हो जाए, तब हम करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन लगाते हैं। अब इसमें करेक्शन कहाँ लगानी है मैं बताती हूँ। देखो यहाँ से सवाल कैसे आते हैं, मैं 3 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तीनों करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इस करेक्शन को लगाने के लिए मुझे कुछ टर्म्स के बारे में सीखना है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या समझना है आप अपने नोट्स में लिखेंगे। मैं पहले भी पढ़ाते आई हूँ सेम इस तरीके से, यहाँ लिखती हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे आप ट्रू मल्टीप्लाई बाय ट्रू विच इज इक्वल्स टू रॉन्ग मल्टीप्लाई बाय रॉन्ग। मैम ये क्या लिखा, अभी आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले लिखेंगे ट्रू मल्टीप्लाई बाय ट्रू और रॉन्ग मल्टीप्लाई बाय रॉन्ग। ये क्या लिखा है अभी समझा रही हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। अब ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ कि एक 30 मीटर की टेप है।
30 मीटर की टेप। मैं मार्केट में जाऊंगी, मैं जब मार्केट से टेप खरीदने जाऊंगी तो मैं बोलूंगी भैया 30 मीटर वाली टेप दे दो, भैया 20 मीटर वाली टेप दे दो। तो जो उस टेप के डब्बे में बाहर लिखा होगा कि ये 30 मीटर की है, मैं वही मान के टेप को खरीद कर लेकर आई हूं। तो उसके बॉक्स के बाहर जो मीटर लिखा रहता है उसको बोलते हैं नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप या फिर चेन। तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे चेन और टेप की लेंथ। तो मैंने स्मॉल एल क्या बोला, स्मॉल एल बोला नॉमिनल, या फिर इसको आप बोल सकते हो डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड मतलब जो उसमें लिखी गई है। तो डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन या फिर टेप। वो कौन सी टेप है मैम, जो डब्बे में उसकी लेंथ लिखी गई है। ठीक है, स्मॉल एल लिख दी। अब मैंने क्या बोला, जो आप ये चेन या टेप आज खरीद कर लेकर आए थे, इसकी हेल्प से आप जाकर ग्राउंड में डिस्टेंस मेजर करो। तो ऑब्वियस ही बात है, जब इसमें कोई एरर ही नहीं होगा तो जो डिस्टेंस आपने मेजर किया होगा उसमें भी कोई एरर नहीं होगा। तो स्मॉल एल का कैपिटल वर्जन क्या हो गया, कैपिटल एल। ये कैपिटल एल क्या बता रहा है, कैपिटल एल बता रहा है डिस्टेंस मेजर्ड ऑन ग्राउंड। कैपिटल एल बता रहा है डिस्टेंस मेजर्ड ऑन ग्राउंड। किसकी हेल्प से, डिस्टेंस मेजर्ड ऑन ग्राउंड फ्रॉम द टेप ऑफ लेंथ एल, फ्रॉम द टेप ऑफ लेंथ स्मॉल एल। तो जो हमने स्मॉल एल वाली टेप से जो डिस्टेंस मेजर किया है, हमने वो कैपिटल एल डिस्टेंस किसको दिखाया, जो ग्राउंड पे हम डिस्टेंस मेजर करके आए हैं। तो यहाँ पर पहला ट्रू हमें क्या बता रहा है, पहला ट्रू बता रहा है कि हमारी चेन और टेप की नॉमिनल लेंथ, सही लेंथ कितनी थी। इस सही टेप से जब आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो ग्राउंड का ट्रू या फिर सही, ग्राउंड का ट्रू या फिर सही डिस्टेंस कितना होगा, वो कैपिटल एल हो गया मैम। अच्छा, अब इसके बाद मैंने कहा कि जो हम कॉलेज में थे और कॉलेज में हमारे पास 20 साल पहले एक अलग टेप हम यूज़ किया करते थे। तो कॉलेज की वो 20 साल वाली पहली वाली टेप जिसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, उसको मैंने क्या लिखा, उसको मैंने क्या लिखा, एल डैश। एल डैश बस एक डैश लगा दिया, छोटे में लगाया तो टेप की लेंथ है। तो ये क्या है, रॉन्ग लेंथ ऑफ, ये क्या बता रहे, रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन और टेप, रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन और टेप। मतलब रॉन्ग किस वजह से हुई है मैम, हो सकता है कि टाइम के साथ ये श्रिंक हो गई हो, या हो सकता है ये टाइम के साथ क्या हो गई हो, एक्सपेंड हो गई हो। तो ये हमारी क्या है मैम, रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन और टेप, जो टाइम के साथ चेंज हो चुकी है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रॉन्ग चेन को ले जाकर ग्राउंड पे डिस्टेंस मेजर करोगे तो ग्राउंड वाला डिस्टेंस भी तो गलत बताओगे। तो मैंने क्या लिखा, कैपिटल एल डैश। कैपिटल एल डैश क्या बता रहा है, कैपिटल एल डैश बता रहा है रॉन्ग डिस्टेंस मेजर्ड ऑन ग्राउंड, रॉन्ग डिस्टेंस मेजर्ड ऑन ग्राउंड। किस टेप से मेजर किया है मैम, किस टेप से मेजर किया है, फ्रॉम रॉन्ग चेन। रॉन्ग चेन मतलब जिसकी लेंथ एल डैश थी, एल डैश वाली चेन या फिर आप बोल सकते हो टेप। तो इसको हमने यहाँ पर यूज किया है। मैं बताती हूँ कुमार सोनू, 1 मिनट रुक जाइए। अभी तो मैंने सिर्फ आपको बताया किसको किस से डिनोट कर रहे हैं, कैसे करेंगे हम, कैसे पहचानेंगे, मैं समझाऊंगी। तो ध्यान से देखिए, तो पहला ट्रू बता रहा था जो सही चेन है, दूसरा ट्रू बता रहा है उस सही से जो मैंने डिस्टेंस मेजर किया है। ये रॉन्ग बता रहा है चेन की जो रॉन्ग हो गई है लेंथ, मतलब श्रिंक हो गई है या एक्सपैंड हो गई है। ये बता रहा है जब आप रॉन्ग चेन से डिस्टेंस मेजर करोगे। तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकती हूँ, एल डैश मेरा रॉन्ग लेंथ हो गया और कैपिटल एल डैश क्या हो गया, वो गलत डिस्टेंस जो ग्राउंड पे मैं मेजर करके आई हूँ। क्या ये चारों टर्म्स क्लियर हैं कि ये क्या क्या बोलते हैं इनको, इन सबको क्या क्या कहते हैं, स्मॉल एल, कैपिटल एल, एल डैश और कैपिटल एल डैश क्या होता है। अब मुझसे यहाँ पर पेपर में क्या पूछा जाता है, पेपर में बोलेंगे कि आप एक रॉन्ग लेंथ से डिस्टेंस ग्राउंड पर मेजर करके आए जो कि चेन श्रिंक हो गई थी। तो जो चेन श्रिंक हो गई थी, जो रॉन्ग लेंथ थी मैम, वो कौन सी है, तो वो एल डैश है। उस गलत चेन से जो डिस्टेंस मेजर किया होगा मैम, वो कैपिटल एल डैश है। तो बोलेंगे कि आप ट्रू डिस्टेंस ग्राउंड पे निकालो, आपको पता है कैपिटल एल ट्रू डिस्टेंस ऑन ग्राउंड है। तो अब अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपकी एक 30 मीटर टेप है,
आपको मैं बोलती हूँ एक 30 मीटर टेप है, ध्यान रहे जो स्मॉल एल है वो तो वो चेन की लेंथ थी या टेप की लेंथ थी जो उसके डब्बे में लिखी हुई थी। क्या आप कभी बाजार में जाके ऐसे बोलोगे कि 30.5 मीटर की टेप दे दो, 30.6 मीटर की टेप दे दो? नहीं बोलोगे। तो इस चीज़ को दिमाग में डाल लो। अगर क्वेश्चन में लिखा है 30 मीटर की टेप, 20 मीटर की टेप, 10 मीटर की टेप, तो ये 30, 20 और 10 हमें नॉमिनल लेंथ बताया हुआ है। तो मतलब 30 मीटर की टेप है। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, 30 मीटर की टेप है। मैंने बोला कि ये 30 मीटर की जो टेप है ये श्रिंक हो गई है, ये श्रिंक हो गई है, ये 29.8 मीटर की हो चुकी है। अब ये 30 मीटर की इतनी श्रिंक हो गई थी। अब ये श्रिंक हो गई थी, इससे जो आपने डिस्टेंस रॉन्ग मेजर किया था वो 3000 मीटर किया था। तो क्या इस तरीके के क्वेश्चन में आप एक्चुअल लेंथ निकाल सकते हो? क्या आप इस क्वेश्चन में ये निकाल सकते हो कि सही डिस्टेंस ग्राउंड पे मेजर करते तो कितना था? हाँ मैम, हम क्या करेंगे, स्मॉल एल इंटू कैपिटल एल विच इज इक्वल्स टू एल डैश मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एल डैश कर देंगे, कैपिटल एल डैश कर देंगे। मैम स्मॉल एल को हमेशा हमें क्या लिखना है, 30 मीटर या 20 मीटर, जो भी क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही इसको आप 30 या 20 लिखोगे। मल्टीप्लाई एल मैम मुझे निकालना है जो ग्राउंड पर डिस्टेंस होगा। ये श्रिंक लेंथ कौन सी दे रखी है, 29.8 मीटर, और इसके साथ साथ ये एल डैश क्या है मैम, इससे जो हमने गलत डिस्टेंस मेजर किया होगा, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 3000। तो यहाँ से अगर ये 3000 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारे पास करेक्ट आंसर एल की वैल्यू आ जाएगी? क्या हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी? तो ट्रू इंटू ट्रू और रॉन्ग इंटू रॉन्ग क्या है, बता तो दिया अभी ट्रू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से आप कैपिटल एल निकाल सकते हो। तो मैम ये तो मैथमेटिकल हो गया। अगर एसएससी जेईई में हमें टाइम बचाना था तो हम इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो हमारा ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो 2980 आ जाएगा सीधा यहाँ से सॉल्व करके इसको। तो मैम यहाँ पर स्मॉल एल बता रहा है चेन की या टेप की असली लेंथ 30 मीटर, जो जिसको ना श्रिंक हुई है ना एरर आया है। जिसमें श्रिंक या एरर होकर एरर आ गया है वो रॉन्ग लेंथ ये है। अब गलत चेन से जो ग्राउंड का डिस्टेंस मेजर करोगे वो कैपिटल एल डैश है, ग्राउंड का रॉन्ग डिस्टेंस। और जो रॉन्ग चेन की लेंथ है वो हमारे पास ये वाली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्मॉल एल डैश। ठीक है, अच्छा तो ये पता चल गया मैम, ट्रू इंटू ट्रू और रॉन्ग इंटू रॉन्ग करना है। अच्छा मैम इससे रिलेटेड अगर आप एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लो तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि आपको बोला है 20 मीटर चेन, ध्यान से सुनना क्या लिखा है, 20 मीटर चेन वॉज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। इसको करेक्ट करना, 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग आफ्टर चेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर। अब देखो इस स्टेटमेंट को समझना, हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। 20 मीटर की चेन 1000 मीटर डिस्टेंस मेजर करने के बाद पता चला कि भाई वो तो 10 सेंटीमीटर लंबी थी, मतलब कि आपने 2000 मीटर जो डिस्टेंस मेजर किया वो तो गलत चेन से किया। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द ट्रू डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो आपको ट्रू डिस्टेंस बताना है ग्राउंड पे कितना होगा। क्या बोला है, 20 मीटर की चेन जब आप 2000 मीटर ग्राउंड पे डिस्टेंस मेजर कर चुके हो तो आपको पता चला कि वो तो 10 सेंटीमीटर लंबी थी। अब बताओ कि सही डिस्टेंस ग्राउंड का कितना होगा। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, आपने ट्रू इंटू ट्रू लिखा इज इक्वल्स टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग लिखा। पहला ट्रू क्या लिखोगे मैम, पहला ट्रू लिखेंगे जो चेन और टेप की असली लेंथ थी 20 मीटर डेजिग्नेटेड लेंथ जो उसके डब्बे में लिखी हुई थी। दूसरा ट्रू क्या था मैम, अगर 20 मीटर ही इसकी लेंथ होती तो उससे कितना डिस्टेंस मेजर करते, इज इक्वल्स टू मैम ये जो रॉन्ग लेंथ है इसका मतलब है चेन की या रॉन्ग लेंथ कितनी हो गई है 10 सेंटीमीटर लंबी। तो इसको क्या लिखेंगे 20 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। अगर बढ़ गई है लेंथ तो प्लस साइन यूज करोगे, छोटी हो गई है लेंथ तो माइनस साइन यूज करोगे, क्योंकि श्रिंक हुई है तो छोटी लिखोगे। मल्टीप्लाई बाय रॉन्ग डिस्टेंस जो आपने रॉन्ग चेन से मेजर किया वो कितना है 2000। तो क्या यहाँ से कैपिटल एल निकाल सकते हो, क्या यहाँ से कैपिटल एल निकाल सकते हो, मुझे बताइए। कुछ मुश्किल नहीं है,
कुछ मुश्किल नहीं है, एक आ जाएगी डेजिग्नेटेड लेंथ, एक आएगी जो उसमें एरर आ गया उसकी वजह से उसकी लेंथ बढ़ गई है या फिर कम हो गई है, और उस गलत डिस्टेंस को जो मेजर करा है उसको हमें करेक्ट करना है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? तो 2010 मीटर जो बन गया मेरे पास, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आया? अभी जो लोग लिख रहे थे क्लियर नहीं हुआ है? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलती कि श्रिंक हो गई है, 20 मीटर चेन वॉज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू शॉर्ट, टू शॉर्ट लिखा होता, श्रिंक हो गई है, आपका क्वेश्चन में चेंज क्या होता मैम? अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर टू शॉर्ट लिखा होता, श्रिंक हो गई होती, तो क्या लिखते? 20 मल्टीप्लाई एल इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 mm, 20 मीटर माइनस 10 mm मल्टीप्लाई बाय 2000 करते, यहाँ से कैपिटल एल निकल कर आ जाता। क्लियर हुआ? प्लस इसलिए लिया क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ गई है, 20 मीटर चेन वॉज फाउंड टू बी टू लॉन्ग। अब कितनी बड़ी है मैम? 10 सेंटीमीटर बड़ी है, तो 20 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया मैम? ये रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन हो गया। गणेश क्लियर है आपको? ये क्या हो गया? रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन हो गया। 10 ऐड क्यों किया? क्योंकि लंबी हुई है। अगर ये 10 सेंटीमीटर शॉर्ट लिखा होता, 10 सेंटीमीटर शॉर्ट लिखा होता, तो मैम 20 में 10 mm माइनस करते। मुझे लगता है क्लास में सबसे मुश्किल सेटिस्फाई करना गणेश को है, हाँ? मुझे ऐसा लगता है। अगर गणेश ने बोल दिया कि सही है मैम, समझ आ गया, तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। गणेश बुरा नहीं मानना, लेकिन आपका नाम मुझे याद हो गया है। बहुत कम लोगों का नाम याद होता है, उनमें से आपका हो गया। अच्छा, 20 प्लस 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। हाँ सॉरी, mm नहीं सेंटीमीटर होगा, ठीक है, mm नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा होगा ये mm नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? सेंटीमीटर होगा। क्लियर हो गया? अभी अब एक और सवाल करते हैं। लव कुमार का भी याद हो गया है, वैसे लव कुमार आपका भी याद हो गया है, सच कह रही हूँ। अच्छा, अगला ये देखिए, ये क्वेश्चन आया है SSC JEE 2018 में। मैं इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक वाला तरीका बताऊंगी, लेकिन पहले जो मैंने समझाया अभी तरीका, वहां से समझाओगे आप, वहां से इसका आंसर बताएंगे। अ लाइन ऑफ ट्रू लेंथ 398 मीटर व्हेन मेजर्ड बाय अ चेन ऑफ 20 मीटर। अब ध्यान से देखिएगा, 398 मीटर की एक लाइन है, जब हमने उसको 20 मीटर की चेन से मेजर किया, इट वॉज फाउंड टू बी 400 मीटर। पहले तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो मैम, इसने सीधा बोला है कि ट्रू लेंथ की लाइन तो 398 थी, लेकिन जब आप 20 मीटर से मेजर कर रहे हो टेप से, तो वो 400 बता रहा है। बताओ इसमें क्या आपका, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन? चेन की एक्चुअल लेंथ क्या होगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे डाउट नहीं पूछने हैं। सौरभ आनंद आप पूछते हो बीच में, मैंने देखा है। अभी मैं बताती हूँ, मुझे जो ज़्यादातर नाम याद हुए हैं, भावना तो मेरी पुरानी स्टूडेंट है, गणेश का नाम याद हो गया, लव कुमार पूछते हैं, और आनंद आप भी पूछते हैं। RDX का एग्जाम्पल दिया था इसलिए याद हो गया है। और अविनाश या अवनीश आपका जो नाम है, 18.2 किलोमीटर आपने बहुत बार पूछा था। तो ऐसे ऐसे करते करते और भी हैं, अभी मैं बताऊंगी नहीं। अब आंसर देखिएगा क्या करेक्ट होगा। आप ऐसे लग रहा है आप मेरा टेस्ट ले रहे हो कि किसका नाम याद है। मैम इस क्वेश्चन में ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, ये SSC JEE का क्वेश्चन है गौतम नीलू, SSC JEE का क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे देखना है स्मॉल l क्या है और कैपिटल L क्या है ना। अब ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर बोला है ट्रू लेंथ ऑफ लाइन 398 है, इसका मतलब ट्रू लिख दिया, तो मतलब कि लाइन की असली लेंथ 398 मीटर है, येस और नो? लाइन की असली लेंथ 398 मीटर है, येस और नो? ये बता दो, जल्दी से बताओ। ट्रू लेंथ ऑफ लाइन है ना, मैंने लिखा मैम ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल्स टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। अच्छा मैम, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन 398, इसकी जगह आप 398 लिखोगे। आगे डेजिग्नेटेड लेंथ क्या बोला मैंने, जो 20 या 30 जो भी दिया होगा वो हमेशा डेजिग्नेटेड लेंथ होगा। तो मैम ट्रू लेंथ हमारी 20 मीटर आ जाएगी। इट इज इक्वल्स टू, अच्छा
अब जब आप इसने बोला 20 मीटर की चेन से जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो जो असलियत में 398 मीटर था वो ये टेप 400 बता रही है। तो टेप की गलती है ना, असली लेंथ 398 थी, टेप बोल रही है 400 है। तो इसका मतलब इसने बोला है कि टेप की बताओ लेंथ कितनी हो गई है, तो रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप मुझे बताना है, और जो डिस्टेंस गलत हम इससे मेजर कर रहे हैं वो हमारे पास 400 है। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड हर्षित, मैं भी ऐसे ही समझाने वाली हूँ। तो ये समझ में आया कि नहीं? मैम असली लेंथ ये थी, 20 मीटर की चेन से मेजर किया तो वो 400 बता रहा है, मतलब कि चेन ही गलत होगी या टेप ही गलत होगी। तो एल डैश कैसे आएगा? यहाँ से एल डैश आ जाएगा 20 इंटू 398 डिवाइडेड बाय 400 कर लो, विच इज इक्वल्स टू एल। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, ये तो था मैथमेटिकली। अब भूल गए कि मैथमेटिकली फॉर्मूला भी याद है, और इसको सॉल्व करने के लिए मैम हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, उस टाइम को कैसे बचाएं। अब एकदम शांति बना लो, पहले तो शांति बना लो, मतलब दिमाग में बना लो। 20 मीटर इज डेजिग्नेटेड, ये बताया ना मैंने आपको। चेन और टेप की हमेशा करेक्ट और डेजिग्नेटेड लेंथ क्या रहेगी? जो आप उसके बॉक्स में लिखी हुई देखोगे वो या तो 20 होगा या तो 30 होगा। अब हमने मैम मन में शांति बना ली, अब आप आराम से समझाओ कि हम सिर्फ ऑप्शंस को देख के आंसर कैसे करें। मुझे नहीं लिखना है, मुझे ऑप्शन को देख के आंसर करना है। जो पूछूंगी वो आंसर करना, बाकी बातें बाद में, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे बताओ, जब चेन और टेप श्रिंक होती है, जब चेन और टेप श्रिंक होती है, वो जो डिस्टेंस मेजर होता है वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा होता है या कम होता है? जब, अब मैंने आपको बोला था फोटो क्लिक कर रहा हूँ इस इमेज की, जब चेन और टेप श्रिंक होती है तो जो मेजर डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा होता है या कम होता है? मैम आपने लिखा था जब श्रिंक होती है तो जो डिस्टेंस उसने मेज़र किया होगा वो असली वैल्यू से ज़्यादा किया होगा। ज़्यादा होता है, असली वैल्यू से ज़्यादा होता है। मेरे को पता है आज आप कंफ्यूज ही रहोगे, और आप मुझे मत इसके लिए ब्लेम करना कि मैम ये हो रहा है, क्योंकि आप पहली बार इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो इसलिए आज गलती हो रही है। दूसरी बार रिवाइज करोगे नहीं गलती होगी, या कुछ से होगी, तीसरी बार नहीं होगी। तो मैम जब आपने बोला था टेप श्रिंक हो गई ना, तो वो जो डिस्टेंस मेजर कर रही थी वो एक्चुअल से ज़्यादा कर रही थी, ठीक है? और जिसको नहीं समझ में आया आप फिर से इस लेक्चर को देखोगे, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा मैम अब बताओ, इस क्वेश्चन में भी क्या था? एक्चुअल वैल्यू ये थी और मैम मेजर्ड वैल्यू 400 थी, मेजर्ड वैल्यू 400 थी। ध्यान से देखिएगा, एक्चुअल वैल्यू हमारी मेजर्ड वैल्यू से क्या है, या फिर मैं बोलूं मेजर्ड वैल्यू क्या एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है? मेजर हम 400 कर रहे हैं और एक्चुअल में 398 है, यस और नो? तब बोला था उस फोटो को कॉपी कर लो दिमाग में। जब चेन और टेप श्रिंक होती है तो हमेशा वो जो डिस्टेंस मेजर करके बताती है वो ज़्यादा बताती है। अब मैं फिर क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। क्वेश्चन में बोला है 398 मीटर की लाइन 400 मीटर बता रही है एक टेप, तो मेजर वैल्यू एक्चुअल से ज़्यादा कब होता है? जब टेप श्रिंक हो गई हो। तो मैम इसका मतलब जो आंसर होगा 20 मीटर से जो भी ऑप्शन कम दिया होगा वो इसका आंसर होगा। तो मैम 20 मीटर से कम कौन सा ऑप्शन दिया है? एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए। एसएससी जेईई में अगले साल भी, अभी मेरे पास सवाल नहीं है, वो क्वेश्चन आया था बिना इसके ही पूरा हो गया था, बिना कैलकुलेशन के आप कर सकते थे। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है तो ये समझ आया या नहीं? तभी बोला था मन में शांति बना के बस इसको देखना। मैम डिस्टेंस जो मेजर हुआ अगर वो एक्चुअल से ज़्यादा हुआ तो टेप श्रिंक हुई है, तो आंसर 20 से हमेशा हमेशा क्या आएगा? कम ही आएगा। समझ गए? अब देखो बढ़िया बात क्या है कि मैम आपने अभी ये वाला सवाल करवाया था हमें, ये वाला सवाल करवाया था आपने हमें। अब फिर से दिमाग शांत करके इस क्वेश्चन को पढ़ना। 20 मीटर चेन वॉज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। मैम इसमें क्या हुआ? चेन और टेप की लेंथ बढ़ गई है। जब चेन और टेप की लेंथ बढ़ जाती है, जो डिस्टेंस मेजर होता है क्या वो एक्चुअल वैल्यू से कम होता है? जिसको अभी नहीं समझ आ रहा है एक बार फिर देखना लेक्चर। जब चेन और टेप बढ़ जाती है, जो मेजर करती है वो वैल्यू वो एक्चुअल से मैम कम करती है।
तो मतलब इस क्वेश्चन में जो मेजर डिस्टेंस था अगर वो 2000 है तो एक्चुअल वाला सारे ऑप्शंस में जो 2000 से ज्यादा होगा वो करेक्ट होगा। तो मैम मेजर अगर 2000 है, एक्चुअल 2000 से ज्यादा ही आएगा, और मैम मेरा आंसर भी 2000 से ज्यादा ही आया है। क्लियर हो गया? ये एक ट्रिक है, और आप अभी जब अपने डीपीपी के क्वेश्चन लगाओगे इस ट्रिक को अपने उन क्वेश्चंस में भी अप्लाई करने की कोशिश करना, या कोई भी क्वेश्चन लगाते हो आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करना। तो याद रखना, चेन का श्रिंक होना मतलब उसने डिस्टेंस क्या किया, ज्यादा मेजर किया। ऑपोजिट केस है, चेन का बढ़ना मतलब उसने डिस्टेंस कम मेजर किया। इन दो बातों से आपको कैलकुलेशन करनी कम पड़ जाएगी, एसएससी में टाइम बच जाएगा। अच्छा है, क्लियर हो गया? चलो, मुझे लग रहा था आप लोग बोर हो रहे हो, कुछ अच्छा बताया जाए आप लोगों को, तो इसलिए ये चीज करवाई। अब अलग दूसरे तरह का क्वेश्चन, एक और तरह का क्वेश्चन यहां से आता है। पहला तो आप समझ गए, अगला देखिए। अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। 2010 कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, तो मैंने सॉल्व नहीं किया, आपने ही तो बताया, मैंने वो लिख लिया। 20 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इंटू 2000/20 करोगे तो कितनी वैल्यू आ रही है ये, तो मीटर है ये, 20 मीटर है, 20.10 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2000 करोगे, इतना ही तो आ रहा है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 100 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, तो डिवाइड बाय भी 100 है, तो ये 2010 आ जाएगा ना इसको सॉल्व करके, है ना। अगर गणेश ऑप्शन में 2 वैल्यू बड़ी दी हुई है तो उसके लिए ट्रिक नहीं है। मन को कैसे शांत करें, चलो इसके बारे में भी बात करते हैं। तो 2010 समझ में आ गया। अगर 2 ऑप्शन ज्यादा दिए हैं ना तो उसके लिए, अगर 2 ऑप्शन ज्यादा दिए उसके लिए ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। एसएससी जेईई और ईएससी प्रीलिम्स के आधे क्वेश्चंस आपके इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा ट्रिक नहीं मेरे पास है, ये है, और मुझे लगता है ये आपके काम आएगी एग्जाम में, देख लेना आप रियलाइज करना। अच्छा, इस सवाल को देखो 20, अब इसमें पिछले क्वेश्चन से क्या अलग है वो देखते हैं। A 20-meter chain was found to be 10 centimeter too long after chaining the distance of 2000 meter. It was found 18 centimeter too long at the end of day work of total distance 4000 meter. What is the true distance if chain was करेक्ट बिफोर? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां ये लिख दी है तो वहां हमारे को ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, तो व्हाट इज द ट्रू डिस्टेंस इफ द चेन वाज करेक्ट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क। अब कहानी देखो क्या है। अब कहानी सिर्फ इतनी सी है, इसने बोला कि भाई आप 20 मीटर की चेन को जब साइट पर लेकर गए, 20 मीटर की चेन को साइट पर लेकर गए, आपने पहले दिन 2000 मीटर का डिस्टेंस जो मेजर किया, मेजर करने के बाद पता चला कि चेन की लेंथ 10 सेंटीमीटर बढ़ गई है। फिर उसके बाद आपने फिर से 2000 मीटर डिस्टेंस मेजर किया तो आपने देखा कि 18 सेंटीमीटर चेन की लेंथ बढ़ गई है। प्रॉब्लम ये है, इस क्वेश्चन में अलग ये है, उसने बोला है चेन वॉज करेक्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वर्क। अगर चेन में लेंथ में इंक्रीज आया है उसमें ड्यूरिंग योर सर्वे वर्क, जब मैं काम कर रही हूं, मान लो मैं आज साइट पे गई और मैं एकदम नया टेप खरीद कर लेकर आई थी, नई चेन खरीद कर लेकर आई थी, मतलब उसमें एरर कितना था मैम, 0 था। लेकिन जब मैं आज जिस टेम्परेचर पे काम कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस मेजर करते करते 2000 मीटर डिस्टेंस मेजर कर चुकी हूँ, तो मुझे पता चला उसकी लेंथ तो यार 10 सेंटीमीटर बढ़ गई। अब मुझे तो पता ही नहीं है उस 2000 के बीच में वो बड़ी कहाँ है। 2000 मीटर मेजर करने के बाद मैंने ये रियलाइज किया, अब कैसे किया वो छोड़ देते हैं अभी, कि वो 10 सेंटीमीटर बढ़ गई है। तो इस कहानी में अलग क्या था कि मैम आप पहले से ही टेप लेके आए थे, पर ड्यूरिंग काम करते 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 आपको एक पॉइंट पे आके पता चला कि भाई यहाँ एरर आ गया। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करने वाली हूँ मैं, फॉर्मूला तो मैम सेम लगेगा यहाँ पर। तो आपने क्या किया देखो जरा, सबसे पहले 20 मीटर की चेन से आपने 2000 मीटर डिस्टेंस मेजर किया। मैंने दिखा दिया ये 2000 मीटर का डिस्टेंस जो आपने मेजर किया है क्या है, 20 मीटर टेप जो है, इनिशियली मैम गलती कितनी थी मैम, 0 थी।
जब 2000 मेजर कर लिया उसके बाद मैम गलती कितनी हो गई है, 10 सेंटीमीटर बढ़ चुका है, तो आप इसको क्या बोलोगे मैम, 10 सेंटीमीटर प्लस हो चुका है। जो हमारा एरर है वो 10 सेंटीमीटर बढ़ गया है। उसके आगे क्या बोला, इट वॉज फाउंड 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एट द एंड ऑफ डे वर्क ऑफ टोटल डिस्टेंस, मतलब पूरा डिस्टेंस स्टार्टिंग से लास्ट तक 4000 मीटर। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक जब आपने टोटल 4000 मीटर डिस्टेंस मेजर किया तो लास्ट में चेन की लेंथ कितनी बढ़ चुकी थी, 18 सेंटीमीटर। मुझे नहीं पता यहाँ से यहाँ आते हुए कहाँ पर ये लेंथ बढ़ी है, तो मैं क्या मानूंगी, मैं ये मानकर चलूंगी कि मैंने स्टार्टिंग से ही जो चेन ली थी उसमें पहले से ही एरर था। ये मैंने माना है नहीं, स्टार्टिंग से जो चेन ली थी उसमें एरर था। कितना मानूंगी मैम, ये 0 ले लो यहाँ से, 10 ले लो यहाँ से, डिवाइड बाय 2 कर दो। पहले आप एवरेज निकाल लो मैम, एवरेज आया 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसने क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग बोला है, तो मैम इसको हम प्लस करेंगे क्योंकि लेंथ बड़ी है, तो प्लस 5 सेंटीमीटर लिख दिया। अच्छा मैम, यहाँ 10 सेंटीमीटर एरर था, यहाँ 18 था, मुझे नहीं पता कि वो 10 से 18 कैसे हो गया, यहाँ से आते आते कैसे हो गया। मैंने मान लिया कि पहले से ही यहाँ से यहाँ तक आने में पहले से चेन में एरर था, तो मैंने एवरेज ले लिया 10 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2, 28 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, कितना हो गया 14, तो 14 सेंटीमीटर। मैम इस 14 को मैं प्लस साइन लूँ या माइनस, क्योंकि चेन या टेप की लेंथ बड़ी है तो इसको हम क्या लेंगे मैम, 14 सेंटीमीटर। तो इसको कितना लेंगे, 14 सेंटीमीटर। तो अब अगर इस क्वेश्चन को करना है तो हम कैसे करेंगे मैम, 2000 मीटर जो हमने डिस्टेंस मेजर किया है वो उस रॉन्ग टेप से किया है जिसकी लेंथ को हमने मान लिया कि शुरुआत से ही 5 सेंटीमीटर बड़ी है। तो एक क्वेश्चन तो मैम यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, और दूसरा मैम बाकी का 2000 मीटर जो हमने डिस्टेंस मेजर किया उस टेप से किया जिसको हमने मान लिया कि यहाँ से आते आते यहाँ तक उसमें 14 सेंटीमीटर लेंथ बड़ी है। तो डिस्टेंस यहाँ से निकाल लूंगी, डिस्टेंस यहाँ से निकाल लूंगी, दोनों को ऐड करके ट्रू डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे अगर शॉर्ट बोलता तो +5 की जगह क्या करते सौरभ आनंद आप, -5 सेंटीमीटर, +5 की जगह -5 सेंटीमीटर करते। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखना चाहूँ फर्स्ट पार्ट में, फ्रॉम, अगर मैं देखूँ फ्रॉम 0 टू 2000 मीटर, 0 से 2000 मीटर के बीच में जो एरर है वो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो मैम 5 सेंटीमीटर हो गया। तो मैंने क्या लिखना है, ट्रू इंटू ट्रू विच इज इक्वल्स टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। तो पहला ट्रू क्या आ गया मैम, डेजिग्नेटेड लेंथ वो क्या है 20 मीटर है, 20 लिख लिया। ये वाला कैपिटल L निकालना है। ये रॉन्ग कितना हो गया, क्योंकि चेन या टेप की लेंथ बढ़ गई है, एक्सपैंड हो गई है, कितनी मैम 20 मीटर, 20 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, और जो रॉन्ग डिस्टेंस हमने इससे मेजर किया था वो 2000 था। तो मुझे बताओ ये L कितना आ रहा है, तो 20 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2000 डिवाइड किससे कर दोगे, 20 से कर दोगे। अच्छा मैम ये L1 यहाँ से आपने निकाल लिया, L1 आपने यहाँ से निकाल लिया, उसके बाद मैं निकालना चाहती हूँ L2, तो उसके लिए एरर क्या आ जाएगा, इनिशियली एरर मैम 10 था, लास्ट में 18 हो गया, डिवाइड 2 कर दो तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया। तो मैम अब आप फिर से क्या कर सकते हो, ट्रू इंटू ट्रू, रॉन्ग इंटू रॉन्ग। तो जो दूसरी लेंथ थी जब 10 से 18 के बीच में, वो भी कितनी हो गई 2000 मीटर। तो मैंने क्या लिख दिया 20 मल्टीप्लाई L इज इक्वल्स टू, अब ये 20 प्लस 14 सेंटीमीटर, ये 20 मीटर है, और रॉन्ग डिस्टेंस 2000। तो मैम यहाँ से हम L2 निकाल सकते हैं। तो L2 की देख लो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20 मीटर प्लस 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2000, पूरे को किससे डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया। L1 कितना आया 2005, L1 कितना आया 2005 मीटर। मैम L1 आया हमारे पास 2005 मीटर, और L2 की वैल्यू भी बता दो कितनी आ रही है। L2 2014 आ रहा होगा, 20 से 20 कट जाएगा, L2 आ जाएगा शायद 2014, 0 से 0, 2 से 2 और 20 2014। तो इन दोनों को ऐड कर दो L1 प्लस L2, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, नहीं गणेश 3400 कैसे आएगा,
तो इन दोनों को ऐड कर दो, कैपिटल एल आपके पास निकल कर आ जाएगा 2005 प्लस 2014 आपके पास ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। तो मैं इस न्यूमेरिकल को इसलिए करवाना चाह रही थी ताकि मैं आपको बता सकूं, जब ये चीज़ लिखी है कि चेन या टेप वाज करेक्ट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क, काम करने से पहले वो बिल्कुल सही थी, नहीं 5 नहीं होगा, काम करने से पहले वो बिल्कुल सही थी, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है मैम, उसमें आपको एवरेज लेना होता है। ठीक है, 2500 और 3400 कैसे आ सकता है? हाँ, कई बार तो मुझे लगता है आप ऐसे ही मजे लेने के लिए पूछ रहे हो क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे एरर 0 था, जिसने अभी पूछा है यहाँ एरर 0 था, यहाँ पे एरर कितना था मैम, प्लस 10 सेंटीमीटर बढ़ चुकी थी, यहाँ पर मैम 18 सेंटीमीटर बढ़ गई थी। इन दोनों का एवरेज लिया तो 5 इसके बीच में कंसीडर किया, 10 और 18 का एवरेज लिया तो 14 इनके बीच में कंसीडर किया, इसीलिए 14 आया। क्लियर है? यहाँ से यहाँ के बीच में 14, इन दोनों के बीच में 5। तो 5 क्यों लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि 5 को हमने यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्लियर हो गया आपको? 5 क्यों नहीं आएगा और 10 क्यों आएगा? दिमाग हिला थोड़ा इस न्यूमेरिकल से? चलो अच्छी बात है, हिलना भी चाहिए। क्लियर हो गया? 10 सेंटीमीटर था तो ये 10 लिख दिया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सॉल्व हो जाएगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए। मुझे पता लगना चाहिए कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैम अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हमने जो करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा, एवरेज इसलिए लिया क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का पता नहीं चलता कि यहाँ पे 0 था, यहाँ वैल्यू 10 थी, तो हम और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। हम मान लेते हैं कि 0 + 10/2 करो तो 5 सेंटीमीटर पहले से ही टेप में एरर था, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है। और तरीका है कि आप फिर से साइट पे जाके फिर से आप डिस्टेंस मेज़र करो और उस चेन से करो जिसकी आप श्योरिटी देते हो कि 2000 मीटर मेज़र करने के बाद उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है, ठीक है, इसके अलावा। तो अब कौन साइड पे जाएगा 2000 का मीटर डिस्टेंस मेजर करेगा? बेचारा सोचो कोई 2000 मीटर डिस्टेंस मेजर कर रहा है, उसके बाद जाके उसको पता चल रहा है अरे फिर से इसकी लेंथ बढ़ गई है। तो ये प्रोसेस तो फिर हमेशा रिपीट होती रहेगी, है ना। ऐसे ही अच्छा लग रहा था, ले लिए एवरेज। आदित्य इसलिए एवरेज लिया क्योंकि अच्छा लग रहा था क्या? हाँ, करेक्शन, अगली हेडिंग जो लिखोगे, अभी हम क्या पढ़ रहे थे मैम? करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। आपने ये हेडिंग डाली होगी, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है मैम, तो इसमें हमें आपने ये बताया कि ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल्स टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, जो है वो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है मैम? ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल्स टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। डिनोट कैसे किया था? स्मॉल एल कैपिटल एल, स्मॉल एल डैश कैपिटल एल डैश। मैम ट्रू लेंथ निकालनी है तो कैपिटल एल कैसे निकालेंगे? एल डैश बाय एल एक साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई एल डैश। मैं नहीं बोलूँगी आप इस फॉर्मूला को याद रखो, मैं तो यही बोलूँगी कि पेपर में आप इसको कैसे याद रखना, ट्रू इंटू ट्रू और रॉन्ग इंटू रॉन्ग की तरह याद रखना। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही याद रखना, ये बोलूँगी। तो अब देखो ये क्या बन गया मैम? एक्चुअल लेंथ। सर्वेइंग इज वेरी, सर्वे हार्ड वर्किंग है कि मैम हार्ड वर्किंग है? हाँ, या आप हार्ड वर्किंग हो? एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ। सर्वे तो आसान है यार, इसमें तो मुश्किल है ही नहीं। अभी आगे वाले चैप्टर देखना, बड़े अच्छे आएंगे, इंटरेस्टिंग चैप्टर आएंगे। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन मैम कैपिटल एल आ गया। अगर इसकी जगह मुझसे एरिया पूछा होता, अगर इसकी जगह मुझसे एरिया पूछा होता तो जैसे एक्चुअल लेंथ या आप ट्रू लेंथ लिख सकते हो, दोनों ही चलेगा। तो 1 मिनट अभी मेरे को ये लिखाने दो, फिर मेरे से डाउट पूछ लेना। ट्रू लेंथ के बाद अगर मुझसे मैम इसी में क्वेश्चन आता और ट्रू एरिया पूछ लिया होता तो क्या करना है मैम? एक्चुअल एरिया इज इक्वल्स टू जो एल डैश बाय एल है ना, आपको पता है एल डैश क्या डिनोट कर रहा है और एल क्या डिनोट कर रहा है। एरिया आएगा तो उसका स्क्वायर कर लेना, मल्टीप्लाई बाय ए डैश। मैम या एल डैश क्या था? एल डैश था मेजर्ड लेंथ, जो रॉन्ग लेंथ थी, मेजर्ड या फिर जो हम
रॉन्ग लेंथ, गलत लेंथ मेजर कर रहे थे। और मैम यहाँ पर ए डैश क्या होगा, ए डैश हमारे पास होगा जो हमने रॉन्ग एरिया मेजर किया होगा, जो हमने रॉन्ग एरिया मेजर किया होगा, रॉन्ग एरिया मेजर्ड। क्लियर है? वैसे ही ट्रू एरिया आप निकाल सकते हो, एल डैश बाय एल का स्क्वायर करना होगा। समझ गए? समझ गए? बताओ यहाँ पर इस फॉर्मूला में क्या चेंज करना है, तो ट्रू इंटू ट्रू, रॉन्ग इंटू रॉन्ग याद रखना है, एल डैश बाय एल का स्क्वायर आ जाएगा। अगर एरिया पूछा है, लेंथ पूछी है, तो सिंपल यही फॉर्मूला आएगा। और मैम ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि एरिया से भी क्वेश्चन आए हैं, एरिया से में भी एरिया पुट करना है, इसका स्क्वायर कर दो, लेंथ भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं मुझे क्या निकालना था, मैम आप तो टॉपिक पढ़ा रहे थे करेक्शन, आपने तो हमें बताया ट्रू लेंथ ऑफ लाइन क्या होता है, ट्रू एरिया क्या होता है। अब करेक्शन ड्यू टू जो स्टैंडर्डाइजेशन आपने लिखा है उसके आगे कॉन्टिन्यू से लिखोगे, करेक्शन सी एस से डिनोट कर दिया। मान लो जो करेक्टेड वैल्यू होती है या फिर जो करेक्शन होता है, जो लोग कुछ फॉर्मूला पूछ रहे थे मुझसे, मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, जो करेक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अगर फॉर्मूला याद रखना है तो ये फॉर्मूला होता है, AV मतलब एक्चुअल वैल्यू, MV मतलब मेजर्ड वैल्यू। सही वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, मेजर्ड मतलब जो रॉन्ग है। तो अगर मुझे करेक्शन निकालनी है तो करेक्शन किसके बराबर होगी, यहाँ पर भी मैम अगर आप एक्चुअल लेंथ में से माइनस कर दो मेजर्ड लेंथ को, एक्चुअल लेंथ में से माइनस कर दो जो आप मेजर्ड लेंथ है, तो आपको यहाँ भी आंसर मिल जाएगा। अच्छा मैम एक्चुअल लेंथ आप किसको मान रहे थे, ग्राउंड की, कैपिटल L को मान रहे थे, और मेजर्ड लेंथ क्या थी जो आप गलत पढ़ रहे थे, मैम L डैश पढ़ रहे थे, यही था, कैपिटल L डैश पढ़ रहे थे, है ना। ठीक है मैम, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, हमें एक छोटा सा फॉर्मूला बनाना है। तो सी एस इज इक्वल्स टू, ये कैपिटल L को यहाँ से उठाते हैं, L डैश बाय L, L डैश बाय L मल्टीप्लाई बाय कैपिटल L डैश, उस फॉर्मूला से उठा लिया, समझ में आया, उस फॉर्मूला से उठा लिया हमने जो ट्रू लेंथ ऑफ लाइन थी, माइनस L डैश वैसे ही रहने दिया। तो कई बार मैंने देखा है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा है करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन का इनमें से सही एक्सप्रेशन बताओ, तो LCM ले लो, L नीचे आ जाएगा, L डैश इंटू L डैश माइनस L डैश इंटू L आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से CS अगर मैं निकालती हूँ तो कॉमन क्या चीज़ आ रही है, देखना ज़रा, ये L डैश कॉमन आ रहा है, तो L डैश माइनस L अपॉन स्मॉल l मल्टीप्लाई बाय कैपिटल L डैश। तो अगर करेक्शन का फॉर्मूला, यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है मैम, सीधा मेरे से वो फॉर्मूला पूछेगा कि करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला हमें बताओ। तो करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला ये है आपके सामने, ये लो। आया कहाँ से, मैंने वो भी समझा दिया, आया कहाँ से वो भी समझा दिया। आप देखिए कुछ ऐसी चीज़ें ना लिखिया करिए जिससे ब्लॉक हो सकते हैं, है ना। L डैश माइनस L अपॉन स्मॉल l, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को, क्वेश्चन भी समझ में आ गया मैम, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन भी समझ में आ गया। मैं आपको बताती हूँ जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं और जितने भी SSC JEE का अभी तक एग्जाम हुआ है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन के ही आए हैं। किस टॉपिक से आए हैं, ट्रू इंटू ट्रू, रॉन्ग इंटू रॉन्ग। ट्रू लेंथ ऑफ लाइन निकालनी है, ट्रू लेंथ ऑफ चेन या फिर टेप निकालना है। तो हमने स्टार लगाया था ना, यहाँ हाँ लगाया था, ठीक है, स्टार लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप बोलेंगे मैम क्वेश्चन आ गया स्टार तो लगा ही नहीं था, आप तो बड़े पहली क्लास में बोल रहे थे मैम स्टार लगाऊंगी, अब कहाँ गए आपके स्टार, है ना। आप लोगों से ना डर बहुत लगता है, आप लोगों का ऐसा है कि आप लोग पसंद भी करते हो किसी टीचर को तो बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन अगर आप उसको कुछ लिखने पे आ जाओ तो ऐसे लगता है अरे यार इनसे तो डर के रहना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। L डैश माइनस L अपॉन L मल्टीप्लाई बाय L डैश, मतलब आपका खौफ बहुत है। चलो अब आगे चलते हैं, अपनी नेक्स्ट करेक्शन पर जाते हैं। ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, जो आपका करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन है ये L डैश और L पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि L डैश है चेन की रॉन्ग लेंथ, अगर रॉन्ग लेंथ बड़ी है 30 मीटर से तो पॉजिटिव होगा,
है ना। प्रिया कुमारी जेन्युइन डाउट पूछती है, अगर ये एल डैश हमारा श्रिंक हो गई चेन लेंथ है तो मैम ये 29.8 होगा, ये 30 होगा, तो ये माइनस आएगा। तो करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है मैम और ये हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर हो गया है ना। अब मैं आगे चल रही हूँ तो नेक्स्ट करेक्शन आता है स्लोप करेक्शन। तो पहली हो गई करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा है स्लोप करेक्शन। स्लोप करेक्शन भी हम चेन के लिए भी लगाते हैं, टेप के लिए भी लगाते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ जितनी चीज़ें आपको इसकी पेपर में पता होनी चाहिए। तो क्या चीज़ है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मैम। ये मान लीजिए आपके पास ए बी और इसको मैंने मान लिया सी। अगेन एक ऐसा केस आ गया कि मैम ये स्लोप है जिसका एंगल थीटा है, ये एक पहाड़ है, एक हिल है। जब मुझे डिस्टेंस मेज़र करना है, मुझे प्लान या फिर मैप में हमेशा कौन सा डिस्टेंस दिखाना है मैम, ये वाला डिस्टेंस दिखाना है जो आप हॉरिजॉन्टल मेज़र करोगे। लेकिन आप साइट पर कौन सा डिस्टेंस मेज़र कर रहे हो मैम, स्लोप के अलॉन्ग डिस्टेंस मेज़र कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ, ये वाली जो लेंथ हम मेज़र कर रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारी कैपिटल एल है। जो डिस्टेंस हम मेज़र कर रहे हैं मान लेते हैं कि ये लेंथ हमारी कैपिटल एल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप करेक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, स्लोप करेक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आपका आंसर होगा कि मैम ये तो स्लोप है। स्लोप में जो मेजर्ड वैल्यू है वो तो मैम हम पहाड़ के ऊपर जाके चेन को ऐसे बिछा रहे हैं और डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू ये है, पर एक्चुअल वैल्यू तो मैम सीधी है। अब इस केस में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू। तो मेजर की हुई वैल्यू अगर ज्यादा होती है, एक्चुअल वाली वैल्यू कम होती है, तो बताओ करेक्शन क्या होगा, यहाँ से करेक्शन क्या होगा, ज्यादा से कम में आना है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी, जो स्लोप करेक्शन होगा, सी स्लोप से डिनोट कर देती हूँ, स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका कोई चांस ही पैदा नहीं होता कि इसका कोई और साइन होगा। स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। और मैम अगर हम इस थीटा को मेजर कर पाए तो क्या लिखा है, व्हेन स्लोप एंगल इज नोन, मान लो स्लोप एंगल है थीटा, तो हम ये कैसे निकालेंगे। तो मैम हमें करेक्शन निकालनी है। करेक्शन को निकालने के लिए आपने ही अभी हमें फॉर्मूला बताया था कि जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज डी, जो मेजर कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ पर जो मेजर कर रहे हैं मैम वो वैल्यू एल है, तो डी में से एल को माइनस कर दो, स्लोप करेक्शन आ जाएगा। ठीक है मैम, डी तो हमें पता ही नहीं है, डी ही तो हम असलियत में निकालना चाहते हैं, तो डी तो हमें पता ही नहीं है। क्या हम डी को इस एल की फॉर्म में लिख सकते हैं, एल तो मैम हम मेजर कर पा रहे हैं इस स्लोप के अलोंग चेन को रखकर, इस तरीके से हम थीटा को मेजर कर पा रहे हैं मैम क्लिनोमीटर की हेल्प से मेजर कर पा रहे हैं, एबने लेवल की हेल्प से मेजर कर पा रहे हैं। क्या मैं एल को जानती हूँ और थीटा को जानती हूँ, डी बताओ कितना होगा, एल को जानती हूँ, थीटा को जानती हूँ, डी कितना होगा। तो आप यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन लगाओगे जिससे ट्राइंगल का बेस और हाइपोटेन्यूज आ जाए। तो मैम cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, d इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ d इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, d की जगह आ जाएगा मैम एल कॉस थीटा माइनस एल। ये क्या आ गई मेरे पास वैल्यू मैम, स्लोप करेक्शन। तो जहाँ भी आपके पास कई बार क्वेश्चन आए कि अगर कोई एल मीटर लेंथ की चेन या टेप है तो किसी स्लोप के अलोंग उसमें कितनी करेक्शन होगी मैम, एल कॉस थीटा माइनस एल। एक बार एसएससी जेईई में आ रखा है कि 30 मीटर की टेप है, स्लोप एंगल थीटा है, बताओ स्लोप करेक्शन कितनी होगी, आप ये बोलोगे। अब बोलोगे मैम आपने नेगेटिव बोली है, तो नेगेटिव करने के लिए मैं इसको क्या करूंगी, इज इक्वल्स टू माइनस साइन, पहले इसको मैं एल को बाहर लिख सकती हूँ, हाँ मैम एल को बाहर लिख लो, कॉस थीटा -1 आ जाएगा। अगर आपको माइनस साइन बाहर दिखाना है तो एक काम करो, माइनस एल बाहर लिख लो, इसी को हम 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये बन गया स्लोप करेक्शन। ऑल जितने फॉर्मूलाज है सब सही हैं, इसमें माइनस साइन बाहर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। वैसे हम लोगों को पता होता है कि स्लोप करेक्शन क्या होगी, हमेशा नेगेटिव ही होने वाली है, क्लियर है, हमेशा
स्लोप करेक्शन जो है वो हमारी नेगेटिव ही होने वाली है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बस मैंने आपको माइनस साइन दिखाने के लिए इसको बाहर कॉमन ले लिया। क्लियर हो गया? स्लोप करेक्शन कैसे निकाली हमने, बताइए। तो ये आ गया फॉर्मूला। इससे कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल यहाँ तो नहीं आते, सच बोलूँ तो गेट में आते हैं। गेट के लिए ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने स्लोप करेक्शन अभी तब लगाई जब हमें थीटा एंगल पता था, थीटा एंगल पता था। अब दूसरा केस यहाँ पर ये बनता है, अगर इस स्लोप एंगल की बजाय मुझे सी और ए के बीच में जो हाइट डिफरेंस है अगर वो पता होता तो क्या इस फॉर्मूला में मैम चेंज आता? तो बिल्कुल चेंज आता। अगर हमें करेक्शन लगानी है और हमें इसी सेम ट्राइंगल में ये जो अभी हम बना रहे थे, इसी सेम ट्राइंगल में मैम इसको हमने ए माना था ना, सेम मैं नाम रख लेती हूँ ए बी और सी, ए बी और सी। अब थीटा नहीं पता है, अब मुझे डिस्टेंस बिटवीन सी और ए की डिफरेंस बिटवीन एलिवेशन, तो सेकंड में इसको नाम दे देती हूँ कि इफ डिफरेंस इन एलिवेशन, डिफरेंस इन एलिवेशन between C and A is known। अगर इन दो पॉइंट के बीच का एलिवेशन डिफरेंस मैम पता है तो फॉर्मूला में कुछ चेंज आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं, अब H मान लेते हैं। डिस्टेंस जो मेजर कर पा रहे हैं वो कौन सा है मैम? L वाला है। मेजर कौन सा करना है? D। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, देखो D जो है मैम वो एक्चुअल वैल्यू है जो मुझे सच में बतानी है कि कितनी है। मैम यहाँ पर कैपिटल L क्या है? जो हम स्लोप के अलोंग मेजर कर पा रहे हैं, तो कैपिटल L क्या है मैम? मेजर्ड वैल्यू है। स्मॉल h क्या है? स्मॉल h इज हाइट का डिफरेंस या फिर एलिवेशन का डिफरेंस है। अब इसकी भी एक पूरा मैं कैलकुलेशन तो नहीं करके बताऊंगी क्योंकि कहीं नहीं पूछी जाती, मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था। हम उन चीज़ों पे कम ही ध्यान देंगे जो पेपर के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पेपर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए जो ज़रूरी है हम वही करेंगे। अब मैंने क्या करना है मैम, जब स्लोप करेक्शन आप निकालोगे किसके बराबर लिखोगे? अगेन आप D माइनस L के बराबर लिखोगे, है कि नहीं मैम? स्लोप करेक्शन जब निकली है ये एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू लिखोगे। अब आप बोल रहे हैं कि इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, जो कि बिल्कुल सही बता रहे हो। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस से हम क्या लिख सकते हैं कि मैम L स्क्वायर किसके बराबर होगा? D स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के बराबर होगा, लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ? D स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर होगा, और D किसके बराबर होगा? अंडर रूट L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर के बराबर होगा। जल्दी से यस और नो बता दो मैम। ये L जो होगा D प्लस H, D जो होगा L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, D इज अंडर रूट L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर के बराबर होगा। अब मैं यहाँ पुट कर देती हूँ D की वैल्यू, तो C मेरे पास किसके बराबर आ रहा है? D की जगह पुट कर दो अंडर रूट L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, और बाहर आ गया माइनस L। अब यहाँ पर आती है बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो कि आप मैथ्स में पढ़ते हो। ये रूट को हटाने के लिए तो मैं C से क्या करती हूँ, मैं L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर को रेज टू पावर 1/2 माइनस L लिख सकती हूँ, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही ये होता है। फिर मैम आप इसमें से L स्क्वायर और उसके साथ जो 1/2 है उसको बाहर ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस H स्क्वायर बाय L स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 माइनस L, बचेगा कि नहीं? इसके आगे की मैं अपने आप ही डेरिवेशन नहीं बताना चाहती, क्योंकि फिर आप बोलेंगे ये आया कहाँ से। तो अब क्या हुआ मैम, ये तो कैंसिल हो गया, अगर मैं इसको बोलूं तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? L 1 माइनस H स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, इसका रेज टू पावर 1/2 माइनस L। क्या ये वाली सेम चीज़ ये बन गई यहाँ पर? बताओ, क्या ये वाली चीज़ ये बन गई यहाँ पर? ये यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं होगा आपको ये ऊपर डायग्राम और इसमें? तो इसको यहाँ नहीं लिखती हूँ, इसको यहाँ पर लिखती हूँ। तो ये कितना बन गया मैम? L 1 माइनस H स्क्वायर बाय L स्क्वायर
रेस टू पावर 1/2 माइनस एल बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक कोई डाउट किसी को तो बताओ, यहाँ तक कोई डाउट किसी को तो बताओ। नहीं मैम, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये सारा मैथ्स है। अब बायनोमियल एक्सपेंशन बहुत बड़ा है, इसलिए मैं नहीं समझा रही, इसलिए मैं आपको एक पॉइंट जो आपके मतलब की चीज़ है वो समझा रही हूँ। तो मैम जब हम इसको ओपन करते हैं, जब हम इस रेस टू पावर से इसको ओपन करते हैं, तो मेरे पास जो करेक्शन का फॉर्मूला निकल कर आता है, आपको पेपर के लिए यही याद रखना है जो मैं बताऊंगी, और इतना भरोसा करना है कि इससे बाहर नहीं आएगा। मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बोला था, तो वो भरोसे को कायम रखना। और यही चीज़ आपसे पेपर में पूछी जाएगी कि अगर आपको डिफरेंस इन एलिवेशन 2 पॉइंट्स के बीच पता है तो उसका फॉर्मूला कितना होता है। मैम -h²/2l। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि करेक्शन नेगेटिव होती है, नहीं तो फॉर्मूला सीधा क्या बता रहा था, h²/2l। यहाँ से निकालते हैं स्लोप करेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको बोलती हूँ ये फॉर्मूला कब लगाया, जब हमें h की वैल्यू पता थी। अच्छा, अब यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, ये फॉर्मूला हमारे पास तब निकल कर आता है अब अगर हम कुछ वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। किन वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं? जैसे कि अगर मैं इस बायनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करती हूँ ना, तो एक टर्म बनती है h⁴। अब h⁴ का मतलब है ये वाला 2 पॉइंट्स के बीच एलिवेशन पहले ही कम होता है, मैम h⁴ और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से पेपर में क्या पूछा जाता है, पेपर में जो पूछा जाता है मैं वो यहाँ लिखवा रही हूँ कि इफ़ हायर टर्म्स आर निगलेक्टेड, क्या बोलेंगे, इफ़, ये कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया है, इसी फॉर्मूला में पूछेंगे, इफ़ इन स्लोप करेक्शन इफ़ हायर टर्म आर नॉट निगलेक्टेड, अगर उनको आप निगलेक्ट ना करो, देन जो आपका स्लोप करेक्शन है, तो स्लोप करेक्शन में कितना चेंज आएगा, then the slope correction is increased by, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पर लिख रही हूँ, is increased by कितना होता है, h² डिवाइडेड बाय 8l³। तो ये सीधा पूछ लेते हैं h⁴/8l³। तो इसमें 3 स्टार लगा लो भाई, इसमें 3 स्टार लगा लो या 4 स्टार लगा लो। बहुत बार स्टेट में पूछा गया है ये जानने के लिए कि आपने इसके बाद वाली कहानी पूरी समझी है या नहीं। तो h⁴/8l³, अगर मैं हायर टर्म को निगलेक्ट ना करूं तो ये वैल्यू मेरी इतने अमाउंट से बढ़ जाती है। तो h⁴/8l³, h क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच एलिवेशन डिफरेंस, l क्या होता है, मेजर लेंथ होता है। ठीक है, ये बताना था कितने अमाउंट से करेक्शन इंक्रीज होती है। समझ गए हो? बोलो। तो ये हो गया h⁴। ये पेपर में ये आता है, पेपर में ये आता है, और पेपर में स्लोप करेक्शन -l1 - cos थीटा के बराबर आता है। बस इतना ही आएगा, भरोसा करो इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा जितना अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। आपका SSC JEE का पेपर देकर आना और देख लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मैम ये तो हो गई स्लोप करेक्शन की बात। अब अगला जो करेक्शन है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। अगला जो करेक्शन है वो हमारा तीसरा करेक्शन है, करेक्शन ड्यू टू पुल और टेंशन। पुल और टेंशन करेक्शन किस वजह से लगाते हैं, अब मैंने किसी टेप को डिज़ाइन किया है कि मैं उसको कितने पुल से खींचने वाली हूँ, कितना जोर लगाकर खींचने वाली हूँ, अगर आसान भाषा में समझाऊँ तो मैम एक टेप को मैं जोर से अगर खींचूंगी तो हो सकता है उसकी लेंथ पर अफेक्ट हो जाए। आप बताओ, अब पुल अगर आप ज़्यादा लगाओगे, आप बताओ पुल जब ज़्यादा लगाओगे तो क्या उसकी लेंथ बढ़ सकती है, एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा। और जैसे मैं आपको एक पिछली क्लास में एग्जाम्पल भी दे रही थी, मेरे पास फिर से आज चार्जर तो है ही, मैं फिर से एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि मैम अगर आपने इस वायर को जोर से खींचा, हो सकता है इसकी लेंथ बढ़ जाए, एरर आ जाएगा। और इसको जितने लेंथ से खींचना था उससे कम में खींचा तो इसमें मैम सैग आ जाएगा, फिर से एरर आ जाएगा। मतलब कि पुल ज़्यादा लगाना भी प्रॉब्लम है, पुल कम लगाना भी प्रॉब्लम है। तो पुल करेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, पुल करेक्शन CP, CP से डिनोट कर देती हूँ, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू PL/AE पढ़ा है आपने, P माइनस PS
इंटू L अपॉन AE। अब बहुत ज़रूरी बात याद रखना, जितनी भी करेक्शन तीसरे नंबर से लिखा रही हूँ ये सारी सिर्फ टेप करेक्शन है, ये चेन करेक्शन नहीं है। चेन में सिर्फ करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन लगेगा और स्लोप करेक्शन लगेगा, ठीक है। तो पुल करेक्शन का फॉर्मूला है CP P माइनस PS इंटू L अपॉन AE। अभी मैं समझाती हूँ कि इसमें सारी चीज़ें क्या डिनोट कर रही हैं। तो PS यहाँ पर क्या है, PS इज द स्टैंडर्ड पुल, PS इज द स्टैंडर्ड पुल। स्टैंडर्ड पुल मतलब कितने पुल के लिए, कितने न्यूटन या कितने किलो न्यूटन पुल के लिए मैंने इसको डिजाइन किया है। PS वो है, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, जब मैं मेजर कर रही हूँ तो उस टाइम पर मैंने कितना पुल लगाया है, तो उसे मैं क्या बोलूंगी, अप्लाइड पुल। ये क्या हो गया मैम, अप्लाइड पुल। L क्या है, जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, L क्या हो गया, जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो। और यहाँ पर A क्या हो गया, क्योंकि मैम चेन तो है नहीं, तो ये जो एरिया होगा ये किसका एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप, टेप का एरिया होगा, अगर पेपर में आता है तो दिया होगा टेप का एरिया कितना है, पर पेपर में आता ही नहीं है इसका न्यूमेरिकल। पिछले 20 सालों में SSC JEE में नहीं आया हुआ है। अगर आपके स्टेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा, या पूछेगा पुल करेक्शन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, या ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। E क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप। तो डिपेंड कर जाएगा टेप का मटेरियल क्या है उसके ऊपर। हाँ तो मैम PS है स्टैंडर्ड पुल, P है अप्लाइड पुल, L जो हमने डिस्टेंस मेजर किया, और A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। पर मुझे आपको इसलिए पढ़ाना है कि आपको इसका एटलीस्ट फॉर्मूला पता हो। अब ध्यान रखिएगा, अगर सीधा इस फॉर्मूला से दिख रहा है P की वैल्यू PS से ज़्यादा हो जाती है, जो पुल मैंने लगाया वो उससे जितने के लिए डिज़ाइन किया उससे ज़्यादा है, तो पुल करेक्शन क्या बन जाएगी मैम, इस फॉर्मूला से ही पता चल रहा है, P ज़्यादा हो गया तो पुल करेक्शन मैम पॉजिटिव हो जाएगी। अगर P की वैल्यू PS से कम हो गई तो पुल करेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी मैम, नेगेटिव हो जाएगी। P की वैल्यू PS से कम हो गई तो पुल करेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। P ग्रेटर देन PS का मतलब है मैंने इस टेप को डिज़ाइन किया था 20 किलो न्यूटन के पुल के लिए, लेकिन मैं उसको जोर से खींच रही हूँ 40 किलो न्यूटन के पुल पर। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि 20 के लिए डिज़ाइन किया था, 40 ये है, तो 40 माइनस 20 करते हैं तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। ये एरिया क्या होता है मैम, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टेप। ये टेप है ना हमारा, अगर मैं बोलूँ कि इसकी लेंथ 30 मीटर है और इसकी विड्थ हमारी 2 mm है, तो आप बताओ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हो क्या, वो एरिया है। और E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो स्टील बोल रही हूँ, सोम में भी पढ़ा होगा आपने, तो वो E रिप्रेजेंट कर रहा है टेप का। अब टेप हमारी स्टील की है या किसकी है उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया पुल करेक्शन क्या होता है, बताइए, समझ में आ गया पुल करेक्शन क्या होता है, और फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। तो आसान था, आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो पुल करेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, पुल करेक्शन नेगेटिव भी हो सकती है, तो आपको आंसर ये करना है अपने स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अच्छा, पुल करेक्शन आ गया हमारा, करेक्शन ड्यू टू पुल। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट करेक्शन है। अब यहाँ पर चेक होगा कितने लोग ध्यान से सुन रहे हो मेरी बातों को। टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन की अगर हम लोग बात करें, T से डिनोट करती हूँ, किसके बराबर होगा, Tm माइनस T0 इंटू L। टेम्परेचर करेक्शन इंटू अल्फा भी आएगा, अल्फा इंटू Tm माइनस T0 इंटू L। ये मेरा टेम्परेचर करेक्शन है। अब देखो आपको एक मज़ेदार बात पता चलेगी और मैं आपको समझाती हूँ क्या, आप पहले से ही जानते हो, बस मैं आपको वो रिलेट कर दूंगी कि हाँ मैम हमने तो अभी अभी यही समझा था जो आप बता रहे हो, है ना। देखो तो यहाँ पर टेम्परेचर करेक्शन में अल्फा क्या होता है, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये वाली करेक्शन भी कहाँ लगाएंगे मैम, ये वाली करेक्शन भी हम टेप में ही लगाएंगे। आपको बताया था कौन सी टेप का अल्फा सबसे कम होता है, जल्दी से आंसर कर दो,
कौन सी टेप का अल्फा सबसे कम होता है? हाँ, कौन सी टेप का अल्फा सबसे कम होता है? मैम इनवार टेप का। इसलिए हमने बोला था जहां एक्यूरेसी से काम करना है वहां हम इनवार टेप यूज करेंगे। तो अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। टीएम क्या डिनोट कर रहा है? मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट। टीएम मतलब एम से लिखा है तो मेजरमेंट याद रखना, तो मीन या फिर टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट। जब मैं मेजरमेंट कर रही हूँ उस टाइम पर साइट पे कितना टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट टी एम आ गया। टी नॉट क्या बता रहा है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पर मैंने इस टेप को बनाया है। और कैपिटल एल क्या हो गया मैम? कैपिटल एल हो गया हमारा मेजर्ड लेंथ। कैपिटल एल हो गया हमारा मेजर्ड लेंथ। तो ये सारा तो फॉर्मूले की कहानी है, फॉर्मूला में वैल्यू सीधी पुट करके आंसर आ सकता है, पर किसी स्टेट एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ से भी मैम पता चल रहा है कि जब टीएम टी नॉट से ज़्यादा होगा तो ये जो टेम्परेचर करेक्शन होगा मैम ये पॉजिटिव आएगा। मैम जब टीएम की वैल्यू टी नॉट से कम होगी तो टेम्परेचर करेक्शन नेगेटिव आएगा। क्या ये चीज़ मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन को देख के समझ में आ रही है? मैम इस एक्सप्रेशन से तो क्लियर हो रहा है कि अगर टीएम क्या था? जिस टेम्परेचर पे हम टेप से काम कर रहे हैं और जिस पे उसको बनाया है, तो 27 पे बनाया है, अगर 40 पे काम कर रहे हैं तो ये करेक्शन पॉजिटिव आ रही है, नहीं तो नेगेटिव आ रही है ना? ठीक है, अब मैं इसकी थ्योरेटिकल पार्ट आपको रिलेट करके बताती हूँ। अब सुनना, जिन लोगों को वो श्रिंक और एक्सपैंड वाली चीज क्लियर हो गई है, सुनना। अब मैंने आपको क्या बोला, अब यहाँ पर देखना, जब टेम्परेचर एट द टाइम जब हम मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर जिस टाइम पे मेजर कर रहे हैं ज़्यादा है, किससे मैम? जितने पर उसको हमने डिज़ाइन किया है उससे ज़्यादा है। तो मैंने क्या बोला था, जिस टेम्परेचर पे हमने चीज़ को बनाया है, जब हम उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करते हैं वो क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी हमेशा। तो यहाँ पर क्या हुआ मैम, ये वाली टेप क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी। और मैम जब टेप एक्सपैंड करती है तो हमने क्या पढ़ा था, जब एक्सपैंड करती है तो जो वो डिस्टेंस मेज़र करती है वो एक्चुअल वैल्यू से कम करती है। अगर मैम वो मेजर वैल्यू एक्चुअल से कम होती है तो करेक्शन करने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है? कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ती है। तो जब टी मेजर टी डिज़ाइन से ज़्यादा है तो करेक्शन पॉजिटिव है। मतलब हमने जो थ्योरी पढ़ी वो यहाँ से प्रूफ हो गई कि वही हमारा मैथ्स में भी मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया कि जब टेम्परेचर टीएम टी नॉट से ज़्यादा होगा उसी सेम टाइम पर अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो भी करेक्शन पॉजिटिव आ रही है। क्लियर हो गया सबको? बोलो, क्लियर हो गया? इसका ऑपोजिट केस क्या आ जाएगा? इसका ऑपोजिट केस यहाँ पर आ जाएगा मैम, जब टी एम लेस देन टी नॉट होगा, कम टेम्परेचर पे वो हमेशा श्रिंक करेगी, और जब टेप श्रिंक करती है तो मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आती है, तो मैम करेक्शन उस केस में नेगेटिव लगाते हैं, और मैथमेटिकली भी वो करेक्शन नेगेटिव आ रही है। क्लियर हो गया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखो, जो हमने सबसे पहले क्लास में सीखा था, अभी एरर और करेक्शन पढ़ते पढ़ते हो रहा है ना सारी चीज़ें यूज़, मेजर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, शायद आप लिख रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें मैम यहाँ पर प्रॉपर यूज़ हो रही हैं जितनी हमने पढ़ी अभी तक। क्यों, है ना? अच्छा, अब ना एक और चीज़ देखना है यहाँ पर, अब एक और चीज़ देखना है, एक और चीज़ जो यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हो गई हमारी टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन के बाद जो अगली करेक्शन आती है वो आती है हमारी सैग करेक्शन। सैग से एक सवाल है जो एसएससी जेईई में मैं देख रही थी, बहुत पूछा जाता है और पूछा गया भी है। सैग करेक्शन क्या है? अच्छा, आप ही मुझे आंसर कर देंगे। ये हमने, आपको याद है जियोडेटिक सर्वे में ये बात की थी हमने कि 2 पॉइंट के बीच, ये मैं अपनी वीडियो फिर से देख रही थी, मुझे लगा आपको क्लियर क्यों नहीं हो रहा, तो मैं बताती हूँ क्यों नहीं हो रहा था। 2 पॉइंट मैंने उसमें फिक्स नहीं किए थे, अब मैं यहाँ पर फिक्स कर रही हूँ। देखो ज़रा मैम, ये दोनों हाथ जो है ये आपके फिक्स पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेज़र करना है, ये सीधी लाइन से डिस्टेंस मेज़र कर रही हूँ तो इतना बताएगा। पर मैम हाथों की पोजीशन आपकी फिक्स है। अगर मैं इसी चेन और टेप को सैग करके पकड़ती हूँ, ढीला करके पकड़ती हूँ, तो 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालूंगी, तो क्या ये मेरे को ज़्यादा पकड़ना पड़ा ऐसे करके? ये ज़्यादा हो गया?
तो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि जब आपने किसी टेप को ढीला पकड़ा है, जब उसमें जितना पुल लगाना चाहिए था उतना पुल नहीं लगाया है, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा वो हमेशा सैग करेक्शन का नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, बताएंगे मुझे। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मैम 2 पॉइंट के बीच हम जो डिस्टेंस मेज़र करना चाह रहे थे, 2 पॉइंट के बीच जो हम डिस्टेंस मेज़र करना चाह रहे थे, उनके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा, यहाँ पर आप बताओ कि वो सैग होगा या नहीं होगा। हाँ, जैसे सैग, अब देखो मैं मान लेती हूँ ये मेरा ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। जब मैं चेन को सीधा रख के डिस्टेंस मेज़र कर रही थी तो बात सही है, ठीक है। अब अगर क्या हुआ कि अगर मैंने सैग ले आया तो टेप कुछ ऐसे हो जाएगी। किस वजह से हो रही है मैम? किसी ने अभी बोला भी था, अपने वेट की वजह से हो सकती है। तो मैम सैग आ गया। तो जब भी सैग आएगा, ये बात हमें क्लियर है, जब भी सैग आएगा तो मेजर्ड वैल्यू हमेशा क्या होगी? जब भी सैग आएगा मैम, जो हमने डिस्टेंस मेजर किया है वो एक्चुअल से ज़्यादा होगा। तो सैग करेक्शन क्या होगी? ऑलवेज नेगेटिव। तो पेपर में याद रखना, सैग करेक्शन भी नेगेटिव, स्लोप करेक्शन भी नेगेटिव, दोनों एस वाली करेक्शन नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए कि सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो सैग करेक्शन हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। अगर आप सैग करेक्शन का फॉर्मूला देखो, इसके बेसिस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता। तो सैग करेक्शन का फॉर्मूला पूछो तो सैग करेक्शन किसके बराबर होता है मैम? W² L³ अपॉन 24p²। आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सैग करेक्शन का फॉर्मूला याद रखना है W² L³ अपॉन 24p²। माइनस साइन आप लगा सकते हो आगे अगर लगाना है। अब ये स्मॉल w क्या है मैम? स्मॉल w है वेट ऑफ टेप पर यूनिट लेंथ। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट जो अब बता रही हूँ, सबसे ज़रूरी पॉइंट जो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। मतलब अगर मैं एग्जामिनर होती मैं तो पक्का पूछती आपसे ये वाला क्वेश्चन। क्या स्मॉल w क्या बता रहा है? वेट ऑफ टेप, वेट ऑफ टेप पर यूनिट लेंथ, वेट ऑफ टेप पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ मैम? अगर 30 मीटर की हमारे पास एक टेप है, 30 मीटर की एक टेप है, 1 मीटर टेप का जो वेट होगा वो मैंने स्मॉल w लिखा है। पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ? 1 मीटर टेप की जो लेंथ है उसका वेट। समझ में आया? अभी मैं एक चीज़ यहाँ से रिलेट करना चाहती हूँ। स्मॉल l क्या बता रहा है? स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ टेप, स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ टेप। लेंथ ऑफ टेप जो होगी, जैसे ये मान लो 2 सपोर्ट्स हैं, 2 फिक्स सपोर्ट है। जब हमने किसी बड़ी जगह पे डिस्टेंस मेजर करना है, हर जगह पर हम 2 इंसानों की बजाय क्या करते हैं? पुली सिस्टम लगाते हैं। उस पुली से हम यहाँ पर से टेप को फ्रीली सस्पेंड करते करते आगे तक लेते जाते हैं कितना डिस्टेंस है। स्पैन्स वाली बात बता रही हूँ, अभी रुक जाइए, स्पैन्स वाली बात बताऊंगी, अभी आएंगे हम वहाँ पर। तो वेट ऑफ टेप पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर टेप का वेट। एल क्या हो गया मैम? लेंथ ऑफ टेप, ठीक है। अच्छा, पी क्या आ गया मैम? पुल आ गया। पी क्या आ गया? पुल आ गया। जितना पुल आपने अभी अप्लाई किया है, तो ऑब्वियस सी बात है मैम, अगर आप पुल कम अप्लाई करोगे उतना ही तो ज़्यादा सैग आएगा, इसीलिए पुल डिनोमिनेटर में है। तो इस फॉर्मूला में मुझे याद रखना है कि पुल नीचे है, क्योंकि जब पुल जितना कम होगा सैग तो उतना ही ज़्यादा आ रहा होगा, जितना कम पुल होगा उतना ज़्यादा ही तो सैग आ रहा होगा। अच्छा, अब मैं क्या पूछती एज ए एग्जामिनर, जो मैं आपको बोल रही हूँ, एन पर आएंगे गौतम, 1 मिनट रुक जाइए। तो स्मॉल w इज वेट ऑफ टेप पर यूनिट लेंथ। इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? C sag इज इक्वल्स टू W² L अपॉन 24p²। तो पिछले वाले फॉर्मूला से जो अभी वाला फॉर्मूला लिखा उसमें क्या अलग है? W² L अपॉन 24p², पिछले वाले फॉर्मूला से इस वाले फॉर्मूला में क्या अलग है?
मैम यहाँ पर जो W और L की कहानी है इससे अलग दिख रही है, ये W²L³ है और जो ये लिखा है ये W²L है। अब यही मैं पूछती आपसे कि बताओ ये कहाँ पर W²L³ आता है, कहाँ W²L³ आता है। तो स्मॉल w क्या था, 1 मीटर टेप का वेट। अच्छा मुझे बताना अगर 1 मीटर टेप का जो वेट है वो x है, तो 5 मीटर टेप का जो वेट होगा वो कितना होगा बताओ। 1 मीटर टेप का वेट x किलो है, तो 5 मीटर टेप का वेट कितना होगा, आप बोलेंगे ना 5x होगा, 5x होगा। तो सेम चीज की हमने यहाँ पर, क्या की, देखो जरा। तो अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर टेप का जो वेट है दैट इज स्मॉल w, तो मैम L मीटर 30 मीटर टेप का वेट कितना होता मैम, स्मॉल w इंटू L। तो जो आप फॉर्मूला लिख रहे थे ना मैम W²L³, एक काम करो इसको ऐसे लिख लो W²L² और एक L को अलग से लिख लो, तो ये W²L² को क्या कैपिटल W² लिख सकती हूँ, बताओ जरा, जल्दी से आंसर कर दो। क्या W²L² जो छोटा WL था उसको मैं कैपिटल W लिख लूं? तो मतलब मैम आप ये बोलना चाह रहे हो कि L मीटर टेप का जो वेट कैपिटल W से रिप्लेस कर दिया, तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि कैपिटल W क्या है, कैपिटल W इज द टोटल वेट ऑफ द टेप का टोटल वेट है मैम। तो जब आपको टेप का टोटल वेट दिया होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। ये आपसे स्टेट एग्जाम में क्या पूछा जाता है, सैग करेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W² W³ L² L³। तो कौन सा पूछा है फॉर्मूला, टोटल वेट पूछा है तो ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको पर यूनिट वेट बोला है तो W² L³ आएगा डिवाइडेड बाय 24 P² आएगा। अब जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं, अगर उसको हमने नंबर ऑफ स्पैन्स में बांटा है, मैं बताती हूँ स्पैन्स क्या होते हैं। स्मॉल n से मैंने क्या डिनोट किया, नंबर ऑफ स्पैन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैम आपने यहाँ पर बोला कि जब हम किसी बड़ी जगह पे टेप की हेल्प से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमने एक सपोर्ट होगा, एक और सपोर्ट होगा, तो हमने टेप को उसमें इस तरीके से लगाया होगा। अच्छा मैम, तो आपने इस टेप को, ऐसा हो सकता है कि ये 20 मीटर की टेप है, एक स्पैन 10 मीटर का है, एक स्पैन मैम 10 मीटर का है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर मैंने 20 मीटर की टेप को 2 स्पैन्स में अरेंज किया है, क्लियर, 20 मीटर की टेप को 2 स्पैन्स में अरेंज किया है। क्या दोनों इक्वल स्पैन्स हैं, हाँ मैम, 10 मीटर और 10 मीटर। अगर आपने टेप को 2 या 3 जितने मर्जी इक्वल स्पैन में बांटा है तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा जो अभी कोई कह भी रहा था। तो ये जो सैग करेक्शन है इट इज इक्वल्स टू W²L³ अपॉन 24 P² N²। लेकिन ध्यान रखिए ये N² आप सिर्फ तभी लगा सकते हो, जो कि बहुत लोग पढ़ते नहीं है ध्यान से और ये गलती करके आते हैं, अगर N हमारा नंबर ऑफ स्पैन्स है और इक्वल नंबर ऑफ स्पैन्स होने चाहिए। इसका न्यूमेरिकल नहीं आता ऑब्जेक्टिव में, इसलिए हम अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता ही नहीं है, और अगर आएगा तो मैं सच बोलूं आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप कैलकुलेटर के बिना इसको कर पाओ। मतलब कुछ क्वेश्चंस की सच्चाई ये होती है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर सर्वे 12 नंबर का आता है और आप उसमें 9 क्वेश्चन भी सही करके आते हो वो बहुत बड़ी बात है। मैं 3 क्वेश्चंस आगे ऐसे रख रही हूँ जो बहुत बड़े न्यूमेरिकल हो सकते हैं, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है। तो अगर 9 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाए तो मेरा पढ़ाना सफल है। W²L³ बाय 24 P² N²। तो ये हो गया मैम सैग करेक्शन, है ना। मैं सैग करेक्शन, इसका फॉर्मूला याद रहेगा, N याद रहेगा क्या होता है, अब भूलोगे नहीं। अब मैं एक लास्ट चीज यहां पर बता रही हूं कि व्हाट इज नॉर्मल टेंशन।
व्हाट इज नॉर्मल टेंशन। एक बार गेट बोल रही हूँ, एक बार एसएससी जेईई ने इसका न्यूमेरिकल दे दिया और मुझे नहीं लगता कोई इस न्यूमेरिकल को करके आया था। आप देखोगे तो एक बार यहाँ से न्यूमेरिकल दे दिया था एसएससी जेईई ने, 2020 में दिया था मुझे जितना याद है। इतना बड़ा न्यूमेरिकल था, आप कर ही नहीं सकते भाई बिना कैलकुलेटर के, और अगर करा भी है आपने अभी तो आप उसको छोड़ देना क्योंकि इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो मैं बता देती हूँ कि नॉर्मल टेंशन होता क्या है। नॉर्मल टेंशन क्या होता है, अगर मैं कितना पुल अप्लाई करूं, तो एक मैंने पढ़ा मैम सैग करेक्शन, एक मैंने पढ़ा मैम यहाँ पर पुल करेक्शन। पुल करेक्शन किस लिए लगाया, जब हम पुल ज़्यादा लगा रहे हैं या कम लगा रहे हैं। ज़्यादा लगा रहे हैं तो लेंथ बढ़ जा रही है, कम लगा रहे हैं तो सैग आ जा रहा है। अच्छा, दूसरी पढ़ी मैम हमने सैग करेक्शन। तो अगर मैं सैग करेक्शन का फॉर्मूला लिखती हूँ तो मैम ये W² L³ अपॉन 24P² के बराबर आएगा, और पुल करेक्शन इज P माइनस P0 इंटू L अपॉन AE आएगा। देख लेना मैंने नॉट लिखा है या क्या लिखा है। तो सैग करेक्शन का मैम ये फॉर्मूला बनेगा और पुल करेक्शन का ये बनेगा। मैम इसमें आपने बोला था कि PM होता है पुल, जितने पुल पर जितना पुल आप अभी लगा रहे हो एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। ये भी क्या है, कितना पुल आप अप्लाई कर रहे हो। PM क्या है, अप्लाइड पुल। PM क्या है, अप्लाइड पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। तो पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, जब मैं मेजरमेंट करूं तो उस टाइम मुझे कितना पुल लगाना पड़ रहा है। तो नॉर्मल टेंशन का मतलब है कि आप कितने पुल से उस टेप को खींचो कि सैग करेक्शन और स्लोप करेक्शन बराबर हो जाए। ये डेफिनेशन पेपर में आती है। तो नॉर्मल टेंशन इज दैट टेंशन। नॉर्मल टेंशन मतलब ये PM निकालना था। आप खुद बताओ ये क्यूबिक इक्वेशन कर पाते क्या बिना कैलकुलेटर के सॉल्व। ये PM जो है ना यहाँ पर, ये PM क्या डिनोट कर रहा है, PM क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, PM डिनोट कर रहा है मैम नॉर्मल, PM डिनोट कर रहा है नॉर्मल टेंशन। नॉर्मल टेंशन क्या होती है, नॉर्मल टेंशन वो पुल है, नॉर्मल टेंशन हमारा वो पुल है जिस पर आपका सैग करेक्शन और स्लोप करेक्शन बराबर हो जाए। सो पुल एट विच योर सैग करेक्शन एंड स्लोप करेक्शन, सैग करेक्शन एंड स्लोप करेक्शन आर इक्वल हो जाते हैं। स्लोप करेक्शन आर इक्वल, तो जिसमें ये दोनों बराबर हो जाएं तो उसमें हमारा जो पुल करेक्शन है, जो पुल आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेंशन बोलते हैं। क्लियर हो गया नॉर्मल टेंशन क्या होता है। इक्वलाइज का मतलब है, इक्वलाइज का मतलब सिंपल ये है कि हमारी टेप में ना ही पुल ज़्यादा है ना ही कम है। अगर मैंने इसको 50 न्यूटन के पुल के लिए डिज़ाइन किया है, मैं उसी से ही खींच रही हूँ, तो 50 न्यूटन क्या आ गया मैम, PM आ गया। मतलब मान लीजिए कि ऐसा मान लो कि मैंने 60 न्यूटन के लिए डिज़ाइन किया और मैं 55 न्यूटन के साथ काम कर रही हूँ, तो कोई एरर में फ़र्क नहीं आ रहा मैम। तो 55 न्यूटन में ना मेरे को सैग करेक्शन जो है वो 0 हो गई है और मेरी पुल करेक्शन भी 0 हो गई है। तो किस पुल लगाने पर मेरी सैग करेक्शन भी क्या है मैम, लगानी नहीं पड़ेगी 0, और मेरी जो पुल करेक्शन है वो भी क्या है मैम 0। तो लगानी ना पड़े एक वो पुल जिसमें आपको करेक्शन, उस पुल को उस जो जोर लगा रहे हो ना यार, उसी को ही नॉर्मल टेंशन बोला है। बस पता लग गया नॉर्मल टेंशन क्या होता है, पता लग गया नॉर्मल टेंशन क्या होता है, बताइए। अब हमारी लास्ट की 2 करेक्शंस बचती हैं। क्लियर हो गया नॉर्मल टेंशन। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो, बोलो। अब देखो अब क्या होता है करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट में। अब करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट या करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट, लास्ट करेक्शन है करके जाते हैं, एक ये है और एक और है। मुझे नहीं लग बोर तो नहीं हो गए आज, तो थोड़ा मैथमेटिकल चल रहा है, थ्योरी में होते भी होंगे तो हाँ बताइए, नहीं तो फिर अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में मेरे को 5 बजे शुरू करनी पड़ेगी, मतलब कल वाली क्लास, ताकि मैं ये टॉपिक पहले करवा सकूं आपको। हाँ ताकि मैं ये टॉपिक आपको, तो कल वाली क्लास हो सकता है मैं आपका थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर दूं, है ना।
थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर दूं क्योंकि मुझे ये 2 करेक्शंस करवानी है और इसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाना है जो होता है हमारा परपेंडिकुलर ऑफसेट वाला, तो वो पढ़ाना है। तो एक काम करते हैं, देखो 2 ही ऑप्शंस है, या तो कल 5 बजे आना पड़ेगा आपको, या तो आप लोगों को अभी इसको सुनना है तो कल 6 बजे आओगे। हाँ, सिर्फ एक गौरव ऐसा है जो कहता है कि मैं नहीं थकता। तो मैं आपको बोलूं कि आज तो न्यूमेरिकल पार्ट था और मुझे लगता है कि आपको इतना तंग होना भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, कल 5:30 स्टार्ट करनी पड़ेगी। मुझे लगता है आधा घंटा पहले खराब हालत क्यों खराब हो रखी है, ये तो आंसर कर दो चलो अब। हाँ, हालत क्यों खराब हो रखी है आप लोगों की? अच्छा देखिए ज़रा, जो हमारा नेक्स्ट करेक्शन है, कितना टाइम है हमारे पास? टाइम तो हमारा हो गया है, वही बोल रही हूँ, 2 करेक्शंस हमारी बची हैं और फिर हमें चलो कंटिन्यू करते हैं। जिसे जाना है वो जा सकते हैं, आप रिकॉर्डेड देख लेना, फिर इसे रिकॉर्डेड देख लेना। सो करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट, करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट देखिए क्या होता है, 10-15 मिनट की बात है। करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट का मतलब ये है कि मैम हम डिस्टेंस मेज़र कर रहे थे ए और बी के बीच में, किसकी हेल्प से मैम? चेन की हेल्प से। आपने ए और बी ग्राउंड पे 2 डिस्टेंस लिए, वो एक सीधी लाइन के अलोंग आने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या मैम? आप रेंजिंग की हेल्प से आप वो स्ट्रेट लाइन ग्राउंड पे बना नहीं पा रहे थे। अगर आप वो स्ट्रेट लाइन ग्राउंड पर नहीं बना पा रहे थे तो हुआ क्या, अब जब मैं डिस्टेंस मेज़र करते करते मुझे क्या रियलाइज़ हुआ, डिस्टेंस मेज़र करते करते, कि मैं अपनी लाइन से ना साइड हो गई हूँ। और जब रियलाइज़ हुआ तो मैंने सोचा चलो वापस चली जाती हूँ। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम क्या है? एक जगह का प्लान है। जब आप ऊपर से देख रहे हो, आप सीधे गए, फिर आप ऐसे गए, आपको लगा कि आप मिस अलाइन हो गए, फिर आप इस तरीके से वापस अपनी लाइन में आ गए। समझ में आया मिस अलाइनमेंट क्या होती है? तो मान लीजिए ये हमारा C है, ये D है और ये E है, ठीक है। अब देखो होना क्या चाहिए था इस केस में, देखना बड़ा आसान है, स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला है। तो हमने क्या बोला मैम, इस केस में क्या होना चाहिए था, जो हम एक्चुअल डिस्टेंस निकालेंगे, जो एक्चुअल डिस्टेंस होना चाहिए था वो A, C, D' E और B होना चाहिए था। A, C, D' E और B होना चाहिए था। लेकिन मैम जो हमारा मेजर्ड डिस्टेंस है वो कितना है मैम? यहाँ से AC तक तो सही आए, पर D' की जगह कहाँ आ गए? D पर। A, C, D और E और B। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो मैम? एक्चुअल डिस्टेंस सीधी लाइन थी, जो मेजर किया अलाइनमेंट से बाहर जाकर किया वो ज़्यादा था। क्या मैं बोल सकती हूँ कि मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू? क्या मैं बोल सकती हूँ मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू? बोल सकती हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर करेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? मैम इसका मतलब है यहाँ पे जो करेक्शन होगी वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। तो करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट हमारा क्या रहता है? करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट हमेशा नेगेटिव होता है। अब आप कितना एंगल अलग डायरेक्शन में गए मैम? यहाँ से मान लो थीटा, तो यहाँ से भी हम मान लेते हैं कि थीटा एंगल अलग डायरेक्शन में चले गए। और इस लाइन को मान लो मैम ये L, और इस लाइन को भी अभी के लिए मान लिया मैंने L, तो ये भी हमेशा नेगेटिव होगी। अब आप इस ट्राइंगल को इमेजिन कीजिए जैसे किसी ने अभी बताया। अभी इसी ट्राइंगल को मैं सीधा करके बना रही हूँ, इसी ट्राइंगल को मैम मैं सीधा करके बना रही हूँ। देखना यहाँ मैंने थीटा दिखाया, ये D' लाइन दिखा दी, ये E लाइन दिखा दी और ये D दिखा दिया, ठीक है। डिस्टेंस कौन सा मेजर कर रहे हैं मैम? स्मॉल l वाला। क्या मुझे ये वाला डिस्टेंस बता सकते हो जो मेरा क्वेश्चन मार्क वाला डिस्टेंस है? बताना। बिल्कुल सही बोला है आदित्य आपने। तो एंगल नेगेटिव करके करेक्शन के लिए यही वाला ट्रायंगल उठाया और यहाँ बना दिया। जल्दी से अब आपका आंसर आएगा, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में समझा है कि मैम ये वाला जो ट्रायंगल है इसको उठाकर यहाँ बना दिया। तो स्लोप करेक्शन यही नहीं होता था क्या? जो स्लोप करेक्शन होता था मैम, यहाँ से फॉर्मूला स्लोप करेक्शन का लिख दो आप। ये क्वेश्चन मार्क मतलब L 1 माइनस कॉस थीटा होता था,
माइनस एल 1 माइनस कॉस थीटा होता था, तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि ये वाला डिस्टेंस माइनस एल 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला डिस्टेंस माइनस एल 1 माइनस कॉस थीटा, बस हाँ, माइनस एल 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, एक्चुअल डिस्टेंस, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, इज इक्वल्स टू, स्लोप करेक्शन लगा दिया मैम आपने, माइनस एल 1 माइनस, माइनस अभी मैं लिख नहीं रही तो माइनस, चलो लिख देते हैं एल 1 माइनस कॉस थीटा, और ये वाला इस वाले के लिए आ गया मैम माइनस एल 1 माइनस कॉस थीटा डी डैश ई, एक इसके लिए भी आ जाएगा ना, एक इस वाली वैल्यू के लिए भी आ जाएगा। तो दोनों के लिए ये वाली वैल्यू डी ई है, इसमें प्लस माइनस एल 1 माइनस कॉस थीटा। क्या दो डिस्टेंस आएंगे ये बता दो मैम, एक ये वाला आएगा एक ये वाला आएगा, तो इसमें आप क्या कीजिए, माइनस एल 1 माइनस कॉस थीटा में आप मैम माइनस 1 माइनस कॉस थीटा को बाहर कॉमन ले लो, लेकिन L1 और L2 तो यहाँ अलग हो सकते हैं, ये वाला लेंथ हो सकता है कुछ और हो, ये वाला लेंथ कुछ और हो सकता है, तो आपका ये L1 और L2 अलग आ जाएगा। तो माइनस 1 माइनस कॉस थीटा मैम ने बाहर ले लिया, L1 और L2 को अंदर रख दिया। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, तो L1 माइनस कॉस थीटा बाहर रहने दिया, और मैम बाकी की जो लेंथ आपने मेजर की थी उस लेंथ को आप वैसे ही रहने दो, आपको ट्रू लेंथ मिल जाएगी। तो इस वाले के लिए आ गया L2 1 माइनस कॉस थीटा, इतने डिस्टेंस के लिए आ गया L1 माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा। कोई डाउट किसी को तो बताइए, अलग अलग हो जाएगा तो क्लियर हो गया। इसी को क्या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर डी डी डैश हमें पता है और ये अगर h है तो हम इसको h स्क्वायर बाय 2l, वो स्लोप करेक्शन लगा सकते हैं माइनस की। l कौन सा लेंगे, इस ट्राइंगल के लिए मैम L1, इस ट्राइंगल के लिए L2 ले लेंगे। क्लियर हो गया? ये तभी केस वैलिड है अगर हमारा थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर हमारे थीटा की वैल्यू सेम नहीं होती तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है। बताओ, अगर थीटा सेम है तो ये फॉर्मूला किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। अब देखो मैम, आपने बोला जब थीटा सेम होगा तो -1 माइनस कॉस थीटा, और L1 L2 थे CD प्लस DE, तो आपने इसको लिख दिया CD प्लस DE। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा सा आप इसके इस डायग्राम पे जाना, और अगर थीटा सेम नहीं है तो क्या करना है। तो देखो, करेक्शन लिखा, करेक्शन लिखा किसके बराबर है, करेक्शन इज मेजर्ड लेंथ माइनस एक्चुअल लेंथ। ठीक है मैम, करेक्शन मेजर्ड लेंथ माइनस एक्चुअल लेंथ, मेजर क्या था, CD प्लस DE। मैम मेजर को लिख दिया CD प्लस DE, और मैम एक्चुअल लेंथ कितनी थी, CD डैश प्लस D डैश E, तो ये था CD डैश प्लस D डैश E, है ना। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है मैम। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस CD को cos थीटा के कंपोनेंट में लिख सकते हो मैम। तो ये वाला कंपोनेंट CD डैश कितना आ जाएगा मैम, ये अगर ये L है तो ये L cos थीटा बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो सेम चीज आएगी, सेम चीज आएगी, बस हमारे जो थीटा के एंगल हैं, जो हमारे थीटा के एंगल हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। इसके लिए थीटा 1 आ जाएगा, इसके लिए थीटा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। अब क्या करना है, L की वैल्यू अलग होगी तो L को अलग अलग ले लेंगे। L की वैल्यू अलग होगी तो L, मैंने इसको अलग लिख लिया ना, ये ट्रू माइनस एक्चुअल था। करेक्शन वैल्यू जो थी हमारी, करेक्शन जो वैल्यू थी वो हमारी ट्रू लेंथ माइनस एक्चुअल लेंथ थी। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं सॉल्व कल करवाती हूँ आपको। ठीक है, अभी क्लास का टाइम हो गया है, तो मैं कल क्लास थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर दूंगी, आधा घंटा पहले स्टार्ट कर दूंगी कम से कम, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप देख लेना। ठीक है, अभी क्या है कि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, फिर टाइम लग जाएगा, टाइम ऑलरेडी हो गया है क्लास का, तो इसके आगे से मैं नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो इसका बस थोड़ा सा डेरिवेशन करना है। हमने ये सीख लिया कि मैम ये फॉर्मूले में -1 माइनस कॉस थीटा इंटू L1 प्लस L2 कैसे आया, है ना।
हाँ, मैं आप लोग एक बार कल सर्वेइंग पर जाना, जितने भी आपके वहाँ पर कोर्सेज शो होते हैं वहाँ पर आप सर्वेइंग पर जाना, और वहाँ पर एक बार चेक कर लेना आप कल 5 बजे से पहले, 5 बजे से पहले चेक कर लेना, और बाद में मत कहना कि नोटिफिकेशन नहीं आया, है ना। बस थोड़ा सा पहले लेंगे, अभी कोई मॉर्निंग वाली क्लास नहीं होगी, मुझे ये आज वाला टॉपिक आपको आधे घंटे में पहले करवाना है, इससे ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आज जितना पढ़ा है उसको आज के आज अच्छे से रिवाइज कीजिए, बहुत सारी करेक्शंस हमने पढ़ ली है, और आई होप आप लोगों को समझ में भी आई होगी चीज़ें। तो अभी की क्लास को फिर हम एंड करते हैं, और कल मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको सबसे पहले करवाऊंगी उस आधे घंटे में, और फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कंपास सर्वे शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।